तो मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। और आज अपन स्टार्ट करेंगे एक फ्रेश चैप्टर, क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस। और ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर करने वाला है, ठीक है। क्लास 11 के बाद मैंने क्लास 10 में क्यों शिफ्ट कर लिया उसका अगर आप सोच रहे हो, अब मैं इतना बता देता हूँ। ये जो चैनल है उस पर आपको वीडियोस मिलेगी 9, 10, 11, 12 की अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। और अभी फ़िलहाल मैं NCERT रीडिंग सीरीज चला रहा हूँ, तो उसी रिगार्डिंग मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि थोड़ी सी आप समझ लो कि एक रिक्वेस्ट है कि भैया आप जब भी इस वीडियो चैनल पे आते हो तो अपना थोड़ा लव शो करो, क्योंकि ये चैनल अभी थोड़ा यंग है। इसकी ग्रोथ के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर वगैरह कर दिया करो यार। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इट्स वेरी मच नीडेड। एंड उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप क्या करो कि आप जब भी वीडियो देखो तो पूरा देखो यार, क्योंकि ये आपके पढ़ाई की बात है। आप बीच में अगर चीज़ों को छोड़ के बस आप ऐसे मेरे को खुश करने के लिए कि हाँ मैंने एक व्यूज़ बढ़ा दिया आपका, भैया ऐसा नहीं, ठीक है। आप अगर रुकोगे तो ये मेरी गारंटी है, कान्हा की गारंटी है, कृष्णा की गारंटी है, राधा की गारंटी है कि आपको बेनिफिट होगा। और अगर आपको बेनिफिट होगा ना तो वो मतलब आप समझ लो कि वेरी मच वैल्यूएबल टू मी। गोल्ड डायमंड भी उसका प्राइस जो है ना उसकी वो कंपेयर नहीं कर सकती उस वैल्यू की। समझ रहे हो बात? आई थिंक इट्स क्लियर। तो अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ओके। तो रिक्वेस्ट तो आप जाने लिए आपको पूरा देखना है, ओके। तो चैप्टर नंबर 5 जो है प्रोसेस, वो है चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या, आप पहले उसे पे गौर कर लो, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस मीन्स वो सारे प्रोसेसेस जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए वेरी मच नीडेड है। अब सोचो लाइफ होता क्या है, आजू बाजू देखो, क्या आपको चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है? क्या उनमें लाइफ है? क्या मैं जो बोल रहा हूँ मेरे में लाइफ है? क्या ये जो मेरा मोबाइल है रिकॉर्ड कर रहा है, क्या उसमें लाइफ है? जिसमें लाइफ होगा उसमें अपन लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है लाइफ प्रोसेसेस? वो सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। अब बायोलॉजी क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हमें स्टडी करनी है। तो चलिए मैं धीरे धीरे आपको डिकोड करता हूँ कुछ वर्ड। फिलहाल के लिए अपने पास 3 वर्ड आया, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी है कि अपने पास बायोलॉजी का डेफिनेशन हो। तो चलिए पहले मैं आपको बायोलॉजी का डेफिनेशन बताता हूँ। चलिए, अगर अपन बायोलॉजी लिखें तो बायोलॉजी जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। बायो प्लस लॉजी। अब समझो इस बात को अच्छे से, ठीक है। बायो मीन्स होता है स्टडी, ठीक है। मैं इसको लिखूं तो बायो मीन्स स्टडी नहीं होगा, लॉजी मीन्स होगा आपका स्टडी। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और फिर इसको इरेज करेंगे अपन, ठीक है। लॉजी मीन्स हमेशा आप समझ लो कि स्टडी होगा। जब भी लॉजी वर्ड जो हो जाए, अगर आ जाए आपका जैसे जियोलॉजी या फिर आप समझ लो मॉर्फोलॉजी या फिर आप समझ लो कि कोई और तरह का फिजियोलॉजी, इस समय जो लॉजी वर्ड होता है वो स्टडी के लिए आती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप करो, मैं थोड़ा सा इसको साइज छोटा कर देता हूँ, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं। बायो मीन्स होता है एनीथिंग दैट कंटेन्स लाइफ। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा बायोस्फीयर, ठीक है। तो वो स्टडी जहाँ पे अपन लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं उसको बायोलॉजी बोलते हैं। जिस चीज़ में भी लाइफ होगा उस चीज़ को स्टडी को हम लोग बोलेंगे बायोलॉजी। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी के फिर डिफरेंट ब्रांचेज हो जाएंगे, ठीक है। डिफरेंट ब्रांचेज इन ए सेंस आप कह सकते हो कि फिर बॉटनी हो जाएगा जो कि प्लांट से डिपेंड करती है, जियोलॉजी हो जाएगा जो एनिमल से डिपेंड करती है। उसके अलावा अगर आप देखो तो एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा जो ह्यूमन से डील करती है, एंड थिंग्स लाइक दैट। ये सारे जो स्टडीज़ हैं बायोलॉजी के विद इन, वो बायोलॉजी के पार्ट हो जाएंगे। ये वाला प्रोसेस इस वाला वीडियो में शायद मैं 2, 3, 4 पेजेस ही कवर कर पाऊँ, क्योंकि ये स्टार्टिंग वीडियो है और आपको पता है स्टार्टिंग वीडियो में मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहती है, तो मैं हर एक इन्फॉर्मेशन को पीछे चेंज करूँगा, ओके। तो ध्यान देना, आप सीखना कि कैसे चीज़ों को पढ़ा जाता है, ओके। तो मूविंग ऑन, अपन स्टार्ट करते हैं। लाइफ समझ में आपको, चलिए लाइफ कैसा होता है, आप जो लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे 5 और 6 क्लास में, क्या वही है? क्या आप लाइफ को ऐसे मानते हो कि ये तो हो गया, क्या आप लाइफ को ऐसा मानते हो कि जो बंदा ब्रीथ कर सकता है वो लाइफ है? ब्रीथ मतलब आप सांस ले सकते हो, उसको बोलेंगे उसमें लाइफ है। क्या आप ऐसा बोलते हो कि जो जिस बंदे में ग्रोथ है, जिस बंदे में वो चल सकता है, मूव कर सकता है, उसमें लाइफ है? अब अगर उस हिसाब से बोलोगे तो प्लांट तो विजिबली चलता हुआ दिखता है नहीं, वो तो सिर्फ ग्रो करता हुआ दिखता है, एंड वो सांस लेता हुआ नहीं दिखता, तो क्या प्लांट में लाइफ नहीं है?
तो ये सब सारी चीज़ें जो है ना वो बच्चों वाली डेफिनेशन थी, कि बच्चों वाली कैरेक्टरिस्टिक थी कि लिविंग बीइंग कैन ब्रीथ, लिविंग बीइंग कैन मूव एंड थिंग्स लाइक दैट। अब जो अपन पढ़ेंगे वो थोड़ा अलग होगा, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या होता है मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स, थोड़ा सा आप सब करो, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ आपको पढ़ाना NCERT, तो ध्यान से सुनेंगे आप, ठीक है। आप सोचो कि ऐसी क्या खासियत बातें होती हैं जो एक जिंदा ऑब्जेक्ट को, अलाइव ऑब्जेक्ट को एक नॉट सो जिंदा ऑब्जेक्ट, डेड ऑब्जेक्ट से डिफरेंशिएट करती हैं। आप देखते हैं कि कुत्ता दौड़ रहा है, एक जो गाय है वो च्यूइंग द कर्ड। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये कर्ड का मीनिंग क्या है। देखिए, आप एक कर्ड वर्ड CURD, कर्ड मतलब दही समझते हैं। वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होती है वो मिल्क को कवर कर देती है, आप कह सकते हो कि कन्वर्ट कर सकती है मिल्क को कर्ड में। ओके, दैट्स इनफ। और उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो कर्ड है ये डिफरेंट है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, पहले ये लाइन कंप्लीट कर लूँ। हाँ चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। हम लोग जो देखते हैं कि कुत्ता दौड़ रहा है, एक गाय जो है वो जुगाली कर रही है। जुगाली यू नो दैट, कि वो लोग जल्दी जल्दी में खाना खा लेती है एंड फिर उसको अपने एक रूमेन नाम का स्टमक का पार्ट में स्टोर करके वापस से फिर लेके आती है ताकि वो उसका जुगाली कर सके, वापस से उसको च्यू कर सके, ठीक है। और इसी को अपन बोलते हैं च्यूइंग द कर्ड, ठीक है। मूविंग ऑन। और आप देखते हो कि एक बंदा जो है वो चिल्ला रहा है, ओ भाई रुक जा भाई, ओ भाई तू किधर जा रहा है भाई। ये देखते हो स्ट्रीट पे इसे चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। ये क्या, ये सब सारी चीज़ें आप कह सकते हो कि ये सब सारी चीज़ें लिविंग बींग्स हैं क्या? ये सब खासियत आपको समझ गए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ वो जो मैंने बोला था, ये 2 लाइन के बाद मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, थोड़ा सा हार्ड लेता हूँ। आप थोड़ा सब्र रखना, ठीक है। चीज़ों को सीखा उसी समय जाता है दोस्तों, जब आप थोड़ा सब्र रखते हो, थोड़ा पेशेंस रखते हो। चलिए देखिए घूम गया, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अपन 6 मिनट हो गया, चलिए मूविंग ऑन। देखिए कहानी ऐसा है कि जो गाय है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, गाय हो गया, बफेलो हो गया, गोट हो गया, ये सब सारे एनिमल्स को अपन पता है क्या बोलते हैं। अच्छा, जो बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही हो ना उसको थोड़ा इग्नोर करना। ऐसे तो मैं कोशिश करूँगा ऐसे मिनिमाइज़ करने का, जो थोड़ा बहुत एडिटिंग में अभी तक जान पाया हूँ, बट फिर भी अगर आपको फिर भी आवाज़ें आ रही हो तो थोड़ा सा मिनिमाइज़ करना, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल जहाँ हूँ वो मैं अपने होम टाउन में नहीं हूँ और इधर मैं कुछ खास कर नहीं सकता आवाज़ कम करने के लिए। ओके, तो खैर देखिए, मैंने आपको बताना था मैं कि रूमिनेशन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो आप समझें रूमिनेशन प्रोसेस, रूमिनेटिंग एनिमल्स, ठीक है, रूमेन क्या होता है, ये सब मैं आपको अभी अच्छे से इंट्रोड्यूस करूँगा। देखिए, रूमिनेटिंग एनिमल्स उनको बोला जाता है जो रूमिनेशन प्रोसेस करते हैं। अब सोचें आप कि रूमिनेशन प्रोसेस क्या होता है। रूमिनेशन प्रोसेस वो प्रोसेस है बंदे, आप समझिए कि वो हार्बीवोरस एनिमल्स, कुछ हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं जो सेलुलोज बेस्ड प्रोडक्ट्स खाते हैं, घास वगैरह खाते हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में तो खा लेते हैं और सॉलो कर जाते हैं बिना चबाए हुए अच्छे से, ठीक है। तो क्या करते हैं, वो उनके जो स्टमक होता है ना, वो 4 पार्ट स्टमक होता है। अच्छा, ये जो भी मैं वर्ड यूज़ करूँगा वो ध्यान रखना, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब बस कहानी के तौर पे सुनते जाओ, अगर कुछ वर्ड याद आ जाती है तो अच्छी बात है, और नहीं होती तो कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट बार फिर से कहानी के तौर पे सुन लेना, फिर से आपके माइंड में वो रिफ्रेश हो जाएगी। यही है पढ़ने का तरीका, ठीक है। चिल पिल एंड रिलैक्स, ठीक है। आप जब तक मेरे पास हो, जब तक यहाँ पे हो, तब तक तो कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। और जब यहाँ से चले भी जाओगे ना तब भी कोई तकलीफ़ नहीं होगा, क्योंकि मैं सिखा दूँगा फिर तरीके से पढ़ना, ठीक है। तो चलिए खैर, मैं आपको बता रहा था कि रूमिनेटिंग एनिमल्स के 4 पार्ट स्टमक होते हैं। एक होता है, ध्यान से वर्ड सुनना ध्यान से, एक वर्ड होता है रूमेन, जो भी अपने का काम का चीज़ है, ठीक है, और इसमें मैं फोकस करूँगा। और जो काम का चीज़ नहीं है उसको आप इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं नाम लूँगा क्योंकि मैं टीचर हूँ। एक दूसरा पार्ट है रेटिकुलम, ठीक है, रेटिकुलम, RETICULUM, रेटिकुलम। तीसरा पार्ट है ओमासम, OMASUM, और तीसरा एबोमासम, वो जो मैंने पहला वर्ड बोला ना उसमें आप ए भी जोड़ दो, एबोमासम। ओके, खैर वो सब जाने दो, रेटिकुलम, ओमासम, एबोमासम, लेट इट गो। हम लोग रूमेन पे फोकस करते हैं। रूमेन वो स्टमक का पार्ट है जिसमें वो बंदे क्या करते हैं, वो अपना खाना स्टोर करके रखते हैं ताकि फिर फुर्सत में जब बैठ जाए आराम से तो उसका जुगाली कर सकें, वापस से वो माउथ में लेके आते हैं एंड वो जुगाली करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन। और जो एनिमल्स इसमें, हार्बीवोरस एनिमल्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं, ऑब्वियसली सेलुलोज बेस्ड प्रोडक्ट है, घास खा रहे हैं तो वो हार्बीवोरस ही होंगे ना भाई। किसी शेर को तो तुम थोड़ी देखोगे कि भाई शेर बैठ के जुगाली कर रहा है, क्या आप ऐसा देख सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट, है ना जी।
तो खैर ये होते हैं रूमिनेटिंग एनिमल्स जो कड वगैरह को च्यू करते हैं। चलिए आगे बढ़े अपन, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हो तो उनको आप क्या, एक कुत्ता दौड़ रहा था, एक गाय जुगाली कर रही थी, और एक बंदा जो है वो स्ट्रीट पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि भाई किधर जा रहे हो, है ना, क्यों नहीं पढ़ रहे, एग्ज़ाम आ रही है, एंड थिंग्स लाइक दैट। ऐसे मजाक करा, ठीक है, थोड़ा बहुत मजाक चलता है, ओके। तो खैर देखिए, मैं यही बोल रहा था कि क्या आप इस सबको बोलोगे कि लिविंग बींग्स हैं? अच्छा, अगर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लिविंग बींग्स बोल रहे हो तो सोचो ज़रा, आप जस्ट सोचो कि क्या हो अगर वो सारे बंदे, ये जो कुत्ता है, ये जो गाय है और वो जो बंदा है, वो सारे सोए हुए हैं, ये सब मोमेंट्स तो नहीं दिखेंगे, क्या आप उसको डेड बोलोगे अब कि सोए हुए बोलोगे? लिविंग बींग्स अभी भी हैं। ये सब सवाल आपको एनसीईआरटी चैप्टर के स्टार्टिंग में पूछ रही है। चलिए मूव ऑन करते हैं। तो सवाल ये होगा कि हम लोग फिर भी उसको क्या बोलेंगे कि लिविंग बींग तो है वो। अच्छा, अब हम लोग कैसे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे वो बोले कि लिविंग बींग है, तो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग ये भी देखते हैं कि प्लांट जो होते हैं, कुछ प्लांट्स ग्रीन होते हैं। अब आप बताओ मेरे को, वो जो प्लांट्स ग्रीन होते हैं वो किस पिगमेंट की वजह से होता है? हमारा जो ब्लड है वो रेड है, वो किस पिगमेंट की वजह से होता है? अच्छा, ये भी आप मेरे को बताओ कि जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें अलग अलग तरह के पत्ते आते हैं, ऑरेंज आते हैं, येलो आते हैं, रेड आते हैं, वो सब कौन सा पिगमेंट की वजह से होते हैं? कभी कभी ब्लू भी आता है, तो वो कौन सा पिगमेंट की वजह से होता है? तो ये सब सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, डिटेल में पढ़नी चाहिए, ठीक है। एक एक लेवल का आपको डिटेलिंग करना है, समझे? इस तरीके से आपके ग्रोथ है, जो नॉलेज का बेस होगा वो ग्रो करेगा, एंड फिर आपको मक्खन लगेगी चीज़ें। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरे को मक्खन लगती है वो आपको भी मक्खन लगेगी। चलिए मैं धीरे धीरे आपको बताता हूँ। तो एक बंदा तो आप जानते होंगे कि पहला जो चीज़ है जो चीज़ों को क्या करता है, ग्रीन करता है, ठीक है, जो लिव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, और फोटोसिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट, वो है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल याद रखेंगे आप, बट क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। ये पिगमेंट है जो लीव्स को ग्रीन कलर देता है और फोटोसिंथेसिस में वेरी मच यूजफुल। क्या आपको समझ में आ गया? दूसरा मैंने आपको बताया था कि भाई वो नॉन ग्रीन प्लांट्स में कैसे कलर्स होते हैं, जो पिगमेंट्स होते हैं, उसको अपन बोलते हैं कैरोटीनॉइड्स। क्या बोलते हैं भैया? कैरोटीनॉइड्स। अच्छा, जो आप जानते होंगे ना उसको मैं लिखूंगा नहीं, उससे लिखने से क्या होता है, समय थोड़ा एक्स्ट्रा जाता है, ठीक है। जो आप नहीं जानते, जैसे आपने कैरोटीनॉइड्स का नाम नहीं सुना होगा, तो कैरोटीनॉइड्स वो पिगमेंट होते हैं जो रेड, येलो, ऑरेंज कलर प्रोवाइड करते हैं लिप्स में। अच्छा, आप सोचो अगर ये क्लोरोफिल तो नहीं है भाई, और फिर फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? तो एक बात बताता हूँ, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते? करते हैं। उनमें क्लोरोफिल नहीं होता? होता है, बट बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम। अब सोचो, अगर बहुत कम होता है, बहुत कम होगा भाई, तो अब सोचो, जरा सा सोचो, क्या फोटोसिंथेसिस नहीं होगा? क्लोरोफिल के दो काम है, एक फोटोसिंथेसिस करवाना और एक ग्रीन लीव्स को ग्रीन कलर देना। क्या होता है नॉन ग्रीन प्लांट्स में? कैरोटीनॉइड्स कलरिंग ऑफ द लिव्स में हावी हो जाते हैं, तो वो अपना क्लोरोफिल कलरिंग ऑफ द लिव्स में तो काम नहीं कर पाया है जी। अब अगर कलरिंग ऑफ द लिव्स में काम नहीं कर पाया तो सोचो, क्या वो फोटोसिंथेसिस में भी काम नहीं करेगा? अरे भैया फोटोसिंथेसिस में तो काम करेगा ना, तो वो फोटोसिंथेसिस का काम वो क्लोरोफिल ही कर रहा होता है, ठीक है। उसमें क्लोरोफिल होते हैं बट लिटिल अमाउंट में होते हैं, ओके। ये बात समझ में आ गया? चलिए, अब इसी से आपका सवाल उठ सकता है कि क्या भैया फिर उसका फोटोसिंथेसिस का रेट में फ़र्क नहीं पड़ जाएगा क्योंकि इसमें तो क्लोरोफिल कम है? हाँ, ये जेन्युइन सवाल है, ऐसा खुद ही खोलो जवाब, अगले किसी वीडियो में मैं जवाब दूंगा, ठीक है। मतलब मीन्स ये है कि आप ऐसे तरह की रीजनिंग करोगे तो आप बेटर सीख पाओगे, नहीं करोगे तो आप बेटर नहीं सीख पाओगे। आगे बढ़े अपन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो खैर, आप जब देखते हो कि कुछ प्लांट्स एक मूवमेंट करते हैं, और वो किस तरह की मूवमेंट है, वो दो तरह की मूवमेंट होंगी। एक ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होंगी। अच्छा, उनकी जो प्लांट की मूवमेंट है वो भी ऐसे नहीं दिखती, सामने से विजिबल नहीं होती, और प्लांट्स ब्रीथ करते हुए नहीं दिखता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, बट उनके जो ग्रोथ होते हैं वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है। और ग्रोथ दो तरीके का होगा, एक ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट और एक नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। आगे जाके आप पढ़ोगे ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट को पता है क्या बोलते हैं? मैं बताता हूँ एक वर्ड, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। देखते हो वो सन, अगर आप किसी कोने पे रख दो किसी प्लांट को और थोड़ा दूर विंडो वगैरह है, तो विंडो वगैरह की तरफ से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा, उधर तरफ से इंडिकेट करने लगेगा। इस तरह के मूवमेंट को अपन वो क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट। अच्छा, नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट का एग्जांपल दीजिए। आप तो बहुत तेज़ हैं तो आपको तो देना चाहिए, अरे भाई देंगे, रिलैक्स हो, टेंशन नहीं लेना लाइफ में। तो सोचिए, आप छुई मुई देख लीजिए,
छुई मुई को जो आप करते हो वो एक नास्टिक मूवमेंट है। नास्टिक मैं वर्ड बता दूँ आपको अंग्रेजी में, उस वर्ड को बोलते हैं। अच्छा मैंने तो इंक लिया ही नहीं, चलिए मैं इंक ले लेता हूँ। हाँ, वो जो वर्ड है वो है नास्टिक। नास्टिक मूवमेंट है, ठीक है। नास्टिक मूवमेंट में नॉन ग्रोथ मूवमेंट होता है, उसमें ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। पर डिटेल में पढ़ेंगे भाई, डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में आ तो अच्छी बात है, आप बहुत तेज़ हैं। और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं यार, मैं हूँ ना, मैं हूँ। अपन आगे सीखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। ओके, तो अगर आप देखोगे कि जो छोटे छोटे लेवल पे जो मूवमेंट्स वगैरह हो रहे हैं वो उतने विजिबल नहीं है, वो इनविजिबल होते हैं, ठीक है, नेकेड आई के लिए। इसलिए उस मूवमेंट को, उस पर्टिकुलर मूवमेंट को अपन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और यही हमारा बेसिस होगा मॉलिकुलर मूवमेंट्स फॉर द प्रोसेस, कि हम लोग कह सकते हैं कि ये अलाइव है और ये अलाइव नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो जो वायरसेस हैं, वायरसेस जब अपने आप में रहते हैं तो कोई भी मूवमेंट शो नहीं करते जब तक वो एक नया सेल इन्फेक्ट ना कर दे। इसीलिए वायरसेस को बॉर्डर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। वाई दे आर कॉल्ड बॉर्डर ऑर्गेनिज्म भैया, सोचिए, क्योंकि वो अलाइव भी है और डेड भी है। कैसे अलाइव भी है और डेड भी है? जब शुरुआत में खुद था तो अलाइव था, सॉरी डेड था, लेकिन जब किसी होस्ट सेल को, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 का वायरस याद है आपको, जब आपका सेल पे अटैक कर देता है तो वो कोविड-19 वायरस अलाइव हो जाता है, इसलिए उसको बॉर्डर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। तो इसीलिए आगे सवाल पूछा गया कि इसलिए कंट्रोवर्सी है कि उसको अलाइव बोलें कि नहीं बोलें, क्योंकि भैया वो उसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स तो हो नहीं रहा है, तो उसको उसमें नहीं बोल सकते कि जब वो खुद में था तो लाइव था। लेकिन जैसे किसी सेल में वो अटैक करता है, होस्ट सेल में, तो फिर वो उसमें लाइव डेट शो होने लगती है, यानी मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो होने लगती है। तो जब भी आप अपना क्लास 10 में बोलोगे ना कि किसके पास लाइफ है, तो आप ये मत बोलना कि भाई ब्रीथ कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और या फिर ऐसे बोल सकते हो कि मूव कर रहा है। नहीं 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 नहीं, वो बच्ची वाली डेफिनेशन है। आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है कि देयर इज अ मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऐसा बोलोगे, है ना जी? समझ में आया? समझ में आया नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। तो सोचिए आपकी लाइफ के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स का नीडेड क्यों है, क्या ज़रूरत है जो इतनी इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर मूवमेंट। तो हमने पहले क्लास में देखा कि हम लोग एक पूरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पूरा एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर फ्लो करता है। अब सोचिए वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले क्या है भैया, आप सोचिए, सबसे पहले आपके पास क्या है, सेल्स हैं, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग आप इग्नोर करोगे क्योंकि मैं अभी मूव कर रहा हूँ और मूव करते करते वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी तकलीफ होगी। अच्छा मैं बैठ जाता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे को लिखने में आसानी हो, ठीक है। सेल्स, ओके। सेल्स के बाद टिश्यूज़, टिश्यूज़ के पास अपने पास ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अब ऑर्गन्स के बाद सोचो आपके पास क्या है, ऑर्गन्स के पास आपके पास ऑर्गन सिस्टम है, और ऑर्गन सिस्टम से बनते हैं ऑर्गेनिज्म। देख रहे हो, ऑर्गेनिज्म वर्ड का जो ऑरिजिनेट हुआ है वो ऑर्गन से बना है। और हम लोग सिंपल ऑर्गेनिज्म नहीं है, हम लोग कॉम्प्लेक्स हैं। हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को क्या हुआ, हम लोग इम्प्रूव हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड इस तरीके से चीज़ें क्या हो गई हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इस किताब में बोला जा रहा है कि हम लोग की नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, हम लोग की वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है मुन्ना, ठीक है। तो हमारे पास टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, सेल्स के पास स्मॉल कंपोनेंट्स हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर्स बोलते हैं उसमें, जो हमने सेल पढ़ा था क्लास 9 में, याद है। और इस तरीके से जब इन्वायरमेंट से अफेक्ट होता है तो ये जो ऑर्गेनाइज ऑर्डर स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कि ब्रेक डाउन कर जाए, है ना जी। अगर ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो ऑर्गेनिज्म क्या एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अलाइव रहेगा? नहीं रहेगा भैया। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इसका रिपेयरिंग और मेंटेनेंस वगैरह करते रहो। अगर नहीं करोगे मेंटेनेंस वगैरह तो दिक्कत हो जाएगा भैया, आप ज़िंदा नहीं रह पाओगे। और उसी मेंटेनेंस में इंपॉर्टेंट होता है कि आप मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स कराओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन कराओ, मॉलिक्यूलर डिफॉर्मेशन कराओ। यानी बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मटेरियल तैयार कर रहे हो। इनऑर्गेनिक में समझ लो कि पीरियोडिक टेबल में कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर्म करते हैं। और कार्बन जो है बंदा अपना इतना इंपॉर्टेंट है कि वो एक पूरा अलग ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर्म करता है। इंपॉर्टेंट हो गया। आगे बढ़ें तो आप चलिए देखते हैं कि कौन कौन से मेंटेनेंस प्रोसेस का रिक्वायरमेंट होता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। ऐसे तो मैंने बता दिया आपको कि वो प्रोसेसेस जो लाइफ को सस्टेन करने में इंपॉर्टेंट है उसको अपन बोलेंगे लाइफ प्रोसेसेस। बट फिर भी आप एनसीईआरटी के हिसाब से सुन लो कि जो मेंटेनेंस फंक्शन हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वेरी मच रिक्वायर्ड है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर कोई एक्टिविटी कर भी नहीं रहे तो फिर भी वो चलता रहना चाहिए। वी मस्ट गो ऑन इवन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। फॉर एग्जांपल मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसमें तो इम्पोर्टेंट है ही। उसके अलावा अगर अपन रात में सो के उठे हैं अभी तो उसमें भी इम्पोर्टेंट है। जब रात में सोए हुए थे
कुछ काम नहीं कर रहे थे आपके हिसाब से, बट आपका बॉडी फिर भी एक्टिव है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स में अभी भी एक्टिव है और लाइफ अभी भी ज़िंदा है आप में। समझ में आया बात? तो सोना और परमानेंटली सो जाना में फ़र्क है, याद रखेंगे आप। किस चीज़ का फ़र्क है पता है? लाइफ एंड डेथ का फ़र्क है। ओके, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स एंड नो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स का फ़र्क है। आई होप इट्स क्लियर। आगे बढ़ें तो जब हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग सोए हुए हैं, इस चीज़ में भी हम लोग का मेंटेनेंस चलता रहा होता है और उसी मेंटेनेंस को कंटिन्यू करने के लिए जिन प्रोसेसेस का यूज़ करते हैं हम लोग, उन प्रोसेस को बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। क्या आपको बात समझ में आया? ऑब्वियसली समझ में आया होगा। चलिए अपन आगे बढ़े। तो देखिए, मेंटेनेंस प्रोसेस अगर आपको करना है, क्यों ज़रूरी है? क्यों भाई? आप सोचो कि क्यों आज क्या हम लोग का अपना गाड़ी वगैरह है या फिर साइकिल वगैरह को मेंटेनेंस क्यों करते हैं? आप कार हो या फिर आपके पास ट्रक है, इस सबको मेंटेन करने के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी एक मशीन है। अगर आप उसको मेंटेन नहीं करोगे तो उसमें डैमेजेस आ जाएंगे और वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो जिस तरह से एनर्जी वगैरह का यूज़ करता है वो नहीं कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्या करता है, वो इंजन पेट्रोल को एनर्जी में कन्वर्ट करके काइनेटिक एनर्जी लाता है ना जी, तो आपको उससे एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। तो आप समझ लो कि हमारा बॉडी इज जस्ट लाइक अ मशीन जिसका मेंटेनेंस का ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग को उससे क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब सोचो, एनर्जी जो है, ऐसा बताओ कि क्या आपको हमेशा एक्टिविटी वगैरह में भी ज़रूरत पड़ती है? हमेशा? मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुने आप। मैं जब फिज़िक्स पढ़ाता हूँ या फिर जब भी आप किसी टीचर से फिज़िक्स पढ़ोगे तो वो बंदा एनर्जी को पता है क्या इक्विवेलेंट कर देगा वर्क के, कि भैया जब वो एनर्जी होगा तो वर्क होगा और जब वर्क होगा तो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। बट थोड़ा सा कैच है, ये इक्विवेलेंट उतना है नहीं। सोचो, फॉर एग्जांपल मैं एक बात बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना, ध्यान से। अभी मैं बोल रहा हूँ तो वर्क कर रहा हूँ और वर्क कर रहा हूँ, मतलब नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, फिजिक्स के हिसाब से नहीं मैं बोल रहा हूँ, उसको फिर कंट्रोवर्सी मत क्रिएट कर देना। थिंग इज़ दैट कि अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप सुनो जरा, क्या मेरी एनर्जी डाउन हो रही है? हाँ भाई हो रही है। क्या वर्क हो रहा है? हाँ भाई हो रही है। बट मैं अगर आप सोचो कि मैं एक दीवार को पुश करने लगूँ तो वर्क तो नहीं हो रहा, बट एनर्जी तो डाउन हो रही है। थिंग इज़ दैट, फिजिक्स के टर्म में मैंने बोला, ठीक है। थिंग इज़ दैट कि जब आप जैसे मूव करते समय, ठीक है, जब आप एनर्जी है आपके पास तो आपके पास कैपेसिटी है टू डू वर्क, और जब आप वर्क कर रहे हो तो एनर्जी खर्च हो गई होगा। मतलब ये है कि एक कैपेसिटी होने का मतलब और उस काम को करने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम हो। क्या आप ये काम कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। क्या आप ये काम कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं भाई, कैपेसिटी है बट नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? यानी एनर्जी होने का मतलब ये नहीं है कि वर्क होगा ही होगा, बट वर्क होने का मतलब ये ज़रूरी है, कंपलसरी है, 100% श्योर है कि एनर्जी खर्च हो रहा हो। समझ में आया बात? नहीं समझ में आया तो जब हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर समझाऊंगा। रिलैक्स करना है, ठीक है। और ऐसे तो मेरे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि समझ में आ जाता होगा। फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं भैया थोड़ा अपने एग्जांपल चेंज करो, मेरे को ये एग्जांपल समझ नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। मूव ऑन करें अपन, ऑब्वियसली करना ही चाहिए मूव ऑन ज़िंदगी में। तो देखोगे कि हम लोग जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हैं वो हम लोग का बॉडी के अंदर से तो आएगा नहीं, तो हम लोग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से वो बॉडी का एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हैं। और वो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हम लोग को चीज़ें मिलती हैं उसको अपन फूड बोलते हैं, वाटर बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, और इस फूड का इंटेक को अपन बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। तो जो सबसे पहला लाइफ प्रोसेस पढ़ोगे वो न्यूट्रिशन होगा। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है। हम लोग न्यूट्रिशन वगैरह स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि हम लोग अगर टाइम परमिट करता है तो हम लोग न्यूट्रिशन भी स्टार्ट करेंगे आज ही, ठीक है। अगर नहीं आज नहीं हो पाया तो फिर अपन नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। इट्स नॉट अ बिग डील। आप समय और लेंथ पे मत फोकस करना, आप क्वालिटी पे फोकस करो, आप चीज़ों को समझने पे फोकस करो, ठीक है। तो खैर अगर आप आगे बढ़ो तो देखोगे कि जो बॉडी साइज़ है ऑर्गेनिज्म का वो ग्रो करते रहता है, और उसके लिए आपको आपके जो बॉडी के अंदर मटेरियल है, रॉ मटेरियल्स, वही पर्याप्त नहीं है। उसके अलावा और भी आपको चीज़ें चाहिए। वो कहाँ से मिलेगी आपको? आउटसाइड से, बाहर से, है ना जी। तो अगर आप देखो तो लाइफ जो है, अर्थ पे एग्जिस्टिंग लाइफ है, वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताता हूँ, जो भी कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होंगे उसको अपन किस स्टडी में पढ़ते हैं भैया? मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है, बोले भैया आप तो बायोलॉजी पढ़ा रहे हो, आप केमिस्ट्री का बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि भैया चीज़ें कनेक्टेड हैं। ये हम हैं जिसने डिवाइड करा है ताकि हमारी स्टडी कंफर्टेबल हो सके, कन्वीनियंट हो सके, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन बेस्ड केमिस्ट्री है। कार्बन और उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देखिए केमिस्ट्री में आप एक चैप्टर पढ़ोगे 4th नंबर का शायद, मतलब अगर आप शायद बुक फॉलो करते हो तो उसमें चैप्टर का नाम है कार्बन कंपाउंड्स, ओके। तो वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो नींव है आपका, उस पर फोकस करना, क्योंकि पूरा 11-12 का केमिस्ट्री उस पर बेस्ड होगा।
अच्छा, अगर नहीं कर पाते, लेकिन मैं तो बोलूँगा करो, लेकिन अगर नहीं कर पाते तो टेंशन मत लेना, क्योंकि आपका टीचर आपको हमेशा हर पल पल आपको याद दिलाते रहेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नहीं भी कर पाया है ना, आपका बेस कितना भी कमज़ोर है, ऑब्वियसली बेसिक ABCD और और 1 2 3 आनी चाहिए आपको। मैं वहाँ से उठाना चाहूँगा, बट अगर आप फिजिकली प्रेजेंट होते तो, अगर आपको डिजिटली प्रेजेंट मेरे साथ रहना है तो आपका बेस कितना भी कमज़ोर हो, आप बस मेहनत करने के लिए तैयार हो, मेरे चैनल के साथ बने रहो, सारी वीडियोस लॉन्ग फॉर्मेट की अच्छे से देखो, एक एक मिनट बिना स्किप किए हुए देखो, एंड you will grow my friend, you will grow, it's my guarantee, it's खाना's guarantee, it's कृष्णा's guarantee। टेंशन नहीं लेना। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स हैं, ये हम लोग कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं भैया? हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने फूड सोर्सेज से। अब कोई उसमें वेजिटेरियन होगा, कोई नॉन वेजिटेरियन होगा, कोई हर्बीवोरस होगा, कोई कार्निवोरस होगा, कोई ओमनिवोरस होगा, वो अलग बात है, ठीक है। तो अगर आगे बढ़ोगे तो इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी कार्बन सोर्सेज के डिफरेंट होते हैं। तो अगर आप सोचो कि जब डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हैं खाने वाले, तो क्या लगता है कि न्यूट्रिशनल प्रोसेस सभी के सेम होंगे? घंटा सेम होगा भाई, कैसे सेम होगा? पागल हो क्या? गुस्सा नहीं कर रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं थोड़ा टोन अप एंड डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, रिलैक्स करना। गुस्सा नॉर्मली मैं करता नहीं, ठीक है। खैर अभी तो मोबाइल पे गुस्सा करूँगा तो मेरा ही नुकसान हो जाएगा, अब तो फिजिकली हो नहीं मारता फिर बूम बूम। चलिए खैर आगे बढ़े। तो जो एनर्जी के आउटसाइड सोर्सेज हैं वो वेरी करेंगे कि भैया डिफरेंट वेरी सोर्सेज होंगे। और इन्वायरमेंट जो अपने कंट्रोल में तो है नहीं, तो अपने कंट्रोल में क्या है? इंडिविजुअल जो अपन का बॉडी है वो। तो जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी आप कुछ भी लो, उसको एनर्जी में ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत है। लेकिन सोचो, अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो, अगर आप प्रोटीन लेते हो, तो क्या उसका ब्रेकिंग डाउन का प्रोसेस सेम रहेगा? अरे बाबा, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं तो उसका ब्रेकिंग डाउन का प्रोसेस भी डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट एंजाइम्स यूज होंगे। आप बोलेंगे एंजाइम क्या है भैया? तो एंजाइम है, एंजाइम्स आर कॉल्ड भैया बायो कैटलिस्ट। जब मैं बायो वर्ड यूज़ करूँ तो समझ जाना बायोलॉजी से रिलेटेड है। और कैटलिस्ट याद है मैंने सिखाया था, कैटलिस्ट वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो सिर्फ रेट को फास्ट कर देते हैं। अगर रेट को फास्ट कर रहे हैं तो मतलब वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करके सिर्फ दूर से बाहर से काम कर रहे हैं। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को फास्ट कर रहा हूँ, मैं आपके रीडिंग को फास्ट कर रहा हूँ, मैं आपके लाइफ को यूज़र कर रहा हूँ। मैं आपके लाइफ में क्या हुआ? कैटलिस्ट हुआ, ठीक है, डिजिटल कैटलिस्ट। मेरे को याद रखना, मेरे को हेल्प करना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने कैटलिस्ट को बूस्ट करोगे वो जो उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अच्छा देखिए, कैटलिस्ट को बूस्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी होती है, जो चीज़ें आप लगाते हो, उसको प्रमोटर बोलते हैं। याद रखना ये वर्ड। क्या वर्ड बोला मैंने? अब बोलोगे भैया पढ़ाते रहे थे कि फिर बायोलॉजी और आप पढ़ाने लगे मेरे को क्या? केमिस्ट्री। अरे भैया ये इसलिए तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, चीज़ें कनेक्टेड हैं तो थोड़ा सब्र करना सीखो। अब बोलो कि प्रमोटर लगाओगे कि नहीं लगाओगे कैटलिस्ट को फास्ट करने के लिए, ताकि चीज़ें और इफेक्टिव हो जाएं। अच्छा भैया, तो आपके लिए क्या प्रमोटर है? मेरे लिए प्रमोटर है। आप जानते हो, चीज़ों को ग्रो करना सिखाओ। मेरे चैनल को ग्रो करोगे जितना, उतना मैं प्रमोट होऊंगा, जितना प्रमोट होगा उतना ये आपका बंदा नीतीश कुमार कृष्णा कैटलिस्ट की तरह बेटर काम कर पाएगा। तो ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना, चीज़ों को अच्छे से सीखना सीखो, ठीक है। अपन आगे बढ़ें। ओके चलिए मूविंग ऑन करते हैं। तो जब आप आगे बढ़ोगे तो देखोगे कि जो चीज़ें बिल्टअप हो जाती हैं हमारे फूड के अंदर, उसको हम लोग यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। खैर ये इंक वाला आ गया, चलिए मैं बबल ले लेता हूँ। हाँ तो देखोगे कि उस तरह से मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स का रिक्वायरमेंट के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट के लिए अपने पास फूड है। तो भैया समझ में आया क्या? फूड से आप एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हो। और एनर्जी, अच्छा एन के जगह पे एन लिखा गया, इसको मैं मिटा दूँ? चलिए मैं मिटा देता हूँ। अरे यार मिटाना था, मिट ही गया पूरा। आप समझ लो कि क्या हो गया, फूड से एनर्जी, एनर्जी से आप क्या करोगे, आप उससे मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हो करोगे। अब सुनो मेरी बात, जो फूड ले रहे हो उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। अच्छा फूड को जो कन्वर्ट कर रहे हो एनर्जी में, उसको पता है क्या बोलते हैं? उसको रिस्पिरेशन बोलते हैं। और वो आएगा, मैं छोड़ो, मैं आएगा ही तो मैं क्यों लिखूं? आप थोड़ा सब्र करना भी सीखो ज़िंदगी में। और ऐसे भी आपको तो पता ही होगा रिस्पिरेशन का मतलब मीनिंग तो कम, स्पेलिंग तो कम से कम पता होगा। चलिए खैर आगे बढ़ें। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ब्रेकडाउन होता है वो कैसे होता है भैया बताओ मेरे को? तो वो होता है केमिस्ट्री का हेल्प करके, केमिकल रिएक्शन का हेल्प करके, हैं जी। अगर आप केमिकल रिएक्शन वगैरह थोड़ा बहुत जानते हो तो उसका यूज़ करना पड़ेगा आपको। अब सोचो कि भैया आप तो बोल रहे थे केमिस्ट्री, हाँ कनेक्टेड है ना, इसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। जब बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ोगे किसी चैप्टर में तो वो बायोकेमिस्ट्री में होगा। केमिस्ट्री के क्लास 12 के
चैप्टर में भी पढ़ोगे और क्लास 11 के बायोलॉजी चैप्टर में पढ़ोगे और समझ में आएगा आपको कि हाँ भैया, जो नितेश भैया बोला करते हैं ना कि अरे यार चीज़ें कनेक्टेड हैं, हाँ वो कनेक्टेड हैं इन एक्चुअलिटी। चलिए आगे बढ़े लाइफ में अपन। हाँ, तो ये जो ब्रेक डाउन होता है वो कैसे ब्रेक डाउन होता है, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन की वजह से। क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन? अभी देखिए आगे केमिस्ट्री का पार्ट हो गया, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि भैया आपको पहले ही चैप्टर में ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन? दो तरीके से चीज़ें डिफाइन की जाती हैं। एक, या तो आप ऑक्सीजन को भैया ऐड कर दो, ये बच्चा वाला डिफिनेशन, क्योंकि आप क्लास 10 में हो, अभी बच्चा हो केमिस्ट्री में, तो इसलिए ये डेफिनेशन दे रहा हूँ। या तो आप ऑक्सीजन को ऐड कर दो या तो हाइड्रोजन को आप रिमूव कर दो, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और याद रखना, मेरा कॉन्सेप्ट है ये। बोलोगे मेरा कॉन्सेप्ट नहीं भाई, ये नेचर का कॉन्सेप्ट है। हमेशा चीज़ें जो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, वो डुअल होती हैं। डुअल कहने का मतलब क्या होता है भैया? डुअलिटी एग्जिस्ट करती है उसमें। डुअलिटी एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है कि संसारिक वस्तुएं द्वैत होती हैं। अब ये भारी हिंदी हो गया तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप काला रखते हो तो एक गोरा है, ठीक है। अब बोले भैया आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन से समझाते ये क्या काला गोरा करने लगे, रेसिस्ट हो आप। मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ। अब यूट्यूब भाई इसको समझना, मैं समझा रहा हूँ बच्चों को चीज़ें, तो आप इसको ऐसे अदरवाइज़ मत लेना यार, ठीक है, मेरे को डर लगता है। तो खैर देखिए, मैं आपको क्या समझा रहा था कि अगर कोई बंदा, कोई अच्छा है तो कोई बुरा है। चलिए अच्छा बुरा में शायद कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आप अच्छा के बारे में कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हो तो बुरा में ऑब्वियसली अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे ना आपने ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा, सोचिए आप रिडक्शन क्या होगा। रिडक्शन होगा ब्रो, ऑक्सीजन का एडिशन था ना उधर, इधर ऑक्सीजन को हटा दो भैया, उधर हाइड्रोजन का एडिशन था, क्या बोलते रिमूवल था ना, इधर हाइड्रोजन जोड़ दो भैया, उल्टा हो गया। तो क्या आप दोनों याद करोगे? अरे घंटा याद करोगे दोनों यार। चीज़ों को, मेहनत को 50% कर सकते हो क्या? आप सिर्फ अच्छा के बारे में पढ़ो, बुरा को उल्टा कर दो। या फिर अगर आप बुरे पर्सन हो तो आप बुरा के बारे में पढ़ो, अच्छा में कैरेक्टरिस्टिक उल्टा कर दो। ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन अगर आपको याद है तो रिडक्शन अपने आप याद हो जाएगा। समझ में आया क्या? बुझाया क्या? ऑक्सीडेशन जो होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, एंड रिडक्शन इज जस्ट द अपोजिट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कोई दिक्कत है आपको? चलिए, जब मालिक इतना खर्चा हुआ है तो एक वर्ड मैं आपको और सिखा दे रहा हूँ, ताकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब अपन पढ़ें तो मैं इसका रिवाइज़ करवा सकूँ। और भैया जितनी मर्तबा आप चीज़ों को रिवाइज़ करोगे उतनी मर्तबा आप लोगों से बेहतर बनोगे। अब बोले भैया ये क्या वर्ड आपने लिख दिया, मेरे को समझ नहीं आया। अरे भैया समझाने के लिए तो यहाँ बैठे हुए हैं। ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से भी चीज़ें डिफाइन होती हैं। और रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं थोड़ा हदस गया था, इधर से बैकग्राउंड में आवाज़ आने लगी। बोले भाई कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है क्या, मर जाऊँ? नहीं। चलिए खैर, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा, है ना जी। तो आप समझना, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से याद रखना ये चीज़ों को। थोड़ा इसमें मैं जानबूझ के फोकस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं कोई चीज़ बताऊँ तो आप पूरी तरह से उसको क्लियर ही हो लो, कोई चांस ना हो कि भाई स्कोप है कि अभी भी वो अति कर सकते हो। तो मैंने क्या डाला, आप ध्यान से सुनो। रिएक्शंस मैं एक लिखना चाह रहा हूँ आपके लिए, जो इजी रिएक्शन हो मैं अभी फ़िलहाल वही लिखूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए CuO है, ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, उसको जब आप कार्बन से रिएक्ट कराते हो तो देखो क्या बनेगा, कॉपर तो भैया अति आ जाएगा और CO2 बन जाएगा, ठीक है। जैसा डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन वगैरह कैसा प्रेजेंस वगैरह है। तो गौर करो, मैं आपको जो फोकस कराना चाह रहा हूँ, इग्नोर करना है ये सब वर्ड्स, ऐसे जो आवाज़ें आ रही है ना इधर साइड, एक्चुअली सामने में एक हॉस्पिटल है, उसी से वो आवाज़ें अरेस्ट कुछ होगा, गैस वगैरह रिलीज़ कर रहे हैं वो लोग, तो इग्नोर करना प्लीज़ भाई, ठीक है। अभी उसका मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता। तो देखो CuO से Cu बन गया ना रिएक्शन में, तो मतलब क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन था वो रिमूव हो गया, उसको बोलते हैं CuO क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया? CuO ऑक्सीडाइज हो गया। इस कार्बन में देखो, कार्बन में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जुट गया तो क्या बोलेंगे, अच्छा सॉरी माफ़ी दे दो भाई, माफ़ी, फ्लो में कभी मैं गलत बोल जा करता हूँ। CuO से O हट गया तो कॉपर को बोलेंगे, कॉपर डाइऑक्साइड को बोलेंगे रिड्यूस हो गया, कॉपर डाइऑक्साइड को क्या बोलेंगे, रिड्यूस हो गया। कार्बन में ऑक्सीजन जुटा तो अपन बोलेंगे ऑक्सीडाइज हो गया, अच्छा जब भी बोला करेंगे तो रिएक्टेंट तरफ से ही बोलेंगे, ठीक है।
तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो ये इस बंदे के लिए ऑक्सीडेशन का काम कराया ना भैया, इसको ऑक्सीडाइज करा दिया ना, इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो मैंने 4 चीज़ें बता दी और आप हो गए हैं कंफ्यूज, तो मेरा बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भैया, ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा हूँ कि जो कॉपर ऑक्साइड है और जो कार्बन है, क्या आप ये बता सकते हो कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ? जिसका ऑक्सीजन हटा उसका रिडक्शन, जिसका ऑक्सीजन जुटा उसका ऑक्सीडेशन। सिर्फ इससे जवाब देना, इधर से देखो, इधर इग्नोर कर, इसको इग्नोर करो, इस यहाँ देखो, इसका ऑक्सीजन क्या हुआ भैया? हट गया, ऑक्सीडेशन। आहा, रिडक्शन मुन्ना, रिडक्शन। हाँ, इसका क्या हुआ? ऑक्सीजन जुटा, तो क्या बोलोगे? बोलो ऑक्सीडेशन। अब कोई बंदा पूछे कि बताओ भैया रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रहेगा? अगर याद हो गया, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, थम्स अप, लाइक मारो, कमेंट मारो, सब्सक्राइब मारो, शेयर मारो, हाँ जी। और आपको और कुछ मारने का मन कर रहा है तो और कुछ मत मारना भाई, शेर बाघ जो है ना वो सब एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, उन लोगों को मारते रहोगे तो दिक्कत होगा। मैं शेर नहीं शेर बोल रहा था, समझ में आ गया? करें मूव ऑन, चलिए करते हैं। क्या सब कुछ कभी भी पढ़ लेंगे तो केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? तो इस तरह के ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मेथड का यूज़ करके अपन क्या करते हैं, वो फूड को ब्रेक करके एनर्जी निकालते हैं। और इस प्रोसेस को, जो एनर्जी निकालने का प्रोसेस है, जो हम लोग ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं, बिना ऑक्सीजन के ब्रेक डाउन नहीं होगा, ठीक है, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो हम लोग करते हैं फूड सोर्सेज को ब्रेक करके सेलुलर लेवल पे होता है, तो इसी रिस्पिरेशन को बोलते हैं हम लोग। इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन। अच्छा देखो, रिस्पायरेशन के अलावा कभी कभी आप ये वर्ड देखोगे कि एक वर्ड यूज होगा, सेलुलर रिस्पिरेशन। अब इसको ऐसे मत समझना कि अरे यार ये कुछ नया हो गया, कुछ नया नहीं है यार। जो हम लोग बॉडी के लेवल पे जितने चीज़ें करते हैं ना, वो हम लोग सेल के लेवल पे भी करते हैं। इसीलिए सेल इज़ कॉल्ड द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सोचो, स्ट्रक्चरल मतलब तो मैंने बता दिया था कि सेल से टिश्यूज़ बनती हैं, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। उस ऑर्गेनिज्म में हम लोग भी हैं। बेसिक फंक्शनल यूनिट कहने का मतलब होता है कि जो हम लोग बॉडी के तौर पे फंक्शंस कर रहे हैं ना मुन्ना, वो हम लोग सेल के लेवल पे भी करेंगे। अगर सेल बॉडी ब्रीथ कर रहा है तो सेल भी ब्रीथ करेगा, ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। अगर बॉडी रिस्पायर कर रहा है, एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है, तो सेल भी करेगा। बेसिकली सेल करेगा तो टिश्यू करेगा, टिश्यू करेगा तो ऑर्गन करेगा, इस तरह से ऑर्गेनिज्म करेगा। समझ में आया? इसीलिए जो रिस्पिरेशन सेल के लेवल पे हो रही है, उस रिस्पिरेशन को क्या बोलेंगे? सेलुलर रिस्पिरेशन। अच्छा भैया, जो बॉडी के लेवल पे हो रही होगी, अरे भैया वही सारे सेल तो मिलकर कर रहे हैं, उसको सिर्फ रिस्पिरेशन बोलना। समझ में आया? बुझाया क्या? अरे भैया समझ में तो आ ही गया होगा। अब सोचो, हम लोग जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। अच्छा, उनमें कोई खास ऑर्गन तो होता नहीं, तो जो उनके एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं या फिर रिमूवल ऑफ वेस्ट होगा, वो वहाँ पे भी जरूरत है। ऐसे तो उन लोग का जरूरत है नहीं। अब सोचो, अगर आपके पास एक रूम है यार, तो उसी रूम का यूज़ करोगे ना, और सिंपल प्रोसेस एग्जिस्ट होंगी। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, सिंपल ऑर्गेनिज्म में सिंपल प्रोसेस, एज सिंपल एज दैट। तो जो उनका जो ऑर्गेनिज्म का जो इंटायर सरफेस है, उनका जो बॉडी सरफेस है, वो इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में होता है। अब जब ऐसे इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में होगा तो वो चीज़ें सिंपली आप डिफ्यूजन के प्रोसेस से सिंपल डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। बट सोचो, जब चीज़ें आपकी बॉडी साइज़ कॉम्प्लेक्स हो जाएँ, इंक्रीज हो जाए, क्योंकि भैया हमेशा नोकिया 420 तो यूज़ करोगे, एंड्रॉयड का ज़माना है, टच इसका ज़माना है। अब तो ये सब स्क्रीन भी थोड़ा स्लिम होते जा रहा है। जब हम लोग का बाप पोता होता रहेगा तब तो पता खतरनाक मोबाइल आने लगेंगे। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कॉम्प्लेक्सिटी जिनमें बढ़ गई है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते उसके ऑर्गन्स। जैसे फॉर एग्जांपल सोचो, जो न्यूट्रिशन आपका स्टमक जो डाइजेस्ट कर रहा है, क्या वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है? नहीं बाबा, उसको स्किन का कवरिंग मिला हुआ है, उसको हमारे बॉडी स्केलेटन का कवरिंग मिला हुआ है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो सिंपल से जो डिफ्यूजन प्रोसेस अपन करते थे सिंपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, वो नहीं हो पाएगा इसमें। समझ में आया? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्या है इंपॉर्टेंट? जैसे ही मैंने बोलता हूँ कुछ भी तो याद रखना आप। खाना की गारंटी कितनी % भैया? 105% गारंटी है। किस चीज़ की? कि आएगा, क्या आएगा कि डिफ्यूजन प्रोसेस से अपन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारी प्रोसेसेस जो होते हैं
वो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैं या फिर रिमूवल ऑफ वेस्ट है वो क्यों नहीं कर सकते? तो उसका रीज़न यहाँ पे मैंने बता दिया कि इसलिए नहीं कर सकते भैया क्योंकि अपन का बॉडी जो है ना, अपन का जो ऑर्गन्स है ना, जो रिस्पॉन्सिबल है उस प्रोसेस के लिए, वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है इन्वायरमेंट के साथ। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट होता तो हम लोग डायरेक्ट एक्सचेंज कर लेते, बट अभी है नहीं, तो ऐसा कर नहीं सकते। आगे बढ़े अपन लाइफ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे आप आगे कि भैया जो हम लोग अब तक देख चुके कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, उन लोग का अपना अपना एक फंक्शन होता है। इस वर्ड की ध्यान रखें आप, इस वर्ड पे स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। स्पेशलाइज्ड मतलब उनको वही स्पेसिफिक काम करना है और कोई काम करने की जरूरत नहीं। फिर आपका अगर स्टमक है तो वो न्यूट्रिशनल डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व रहेगा, इसलिए उसको डाइजेस्टिव ऑर्गन बोलते हैं। अगर आपका लंग्स है तो वो रिस्पिरेशन में इन्वॉल्व होगा, उसको रिस्पिरेटरी ऑर्गन बोलते हैं। और ये इसका सिर्फ एकमात्र खास काम है, ताकि एकमात्र खास काम करने से होता क्या है दोस्तों, एक चीज़ बढ़ जाती है, पता है क्या? एफिशिएंसी। अगर आप एक ही काम को 2-3 साल से कर रहे हो तो क्या आप उसमें एफिशिएंट नहीं हो जाओगे? और भैया ध्यान रखो आप, इसीलिए अगर मेरे में कुछ कमी है तो मैं जो ये वीडियोस बना रहा हूँ रेगुलर लेवल पे, बीच में गैप आ गया था, उसको मैंने इंटिमिडेट कर दिया था क्योंकि मेरी शिफ्टिंग थोड़ी हो रही है, एक शहर से मैं दूसरे शहर आ गया और ये शहर थोड़ा मेरे लिए नया है, तो मेरे को यहाँ पे एडजस्ट करने में चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो उसकी वजह से मैं वीडियो में थोड़ा गैप आ गया। बट क्या मैं इससे ग्रो नहीं कर रहा? मैं ग्रो कर रहा हूँ। मैं एक ही काम को बार बार जब वीडियोज़ वगैरह बना रहा हूँ, जब बार बार उसी रूट पर चलूँगा तो मेरी इफिशिएंसी, मेरी रिटेंशन सब कुछ बढ़ेगी। आपको मैं यही बोल रहा हूँ कि आप भैया ये स्पेसिफिक काम करते रहो, मेरे साथ ये स्पेसिफिक काम करते रहो। एनसीईआरटी रेटिंग आपको मैं तगड़ा नहीं बना दिया, आपके मेहनत को रहना चाहिए। मैं तो देख नहीं रहा कि आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो अगर रह गया ना तो मैं आपको तगड़ा बना दूँगा, ये मेरी गारंटी है। मेंटली फिजिकली तो भैया आपको खाना पड़ेगा, ऐसे मेंटली भी आप खाना ही खा रहे हो ये चीज़ें जो है। और मैं बता रहा हूँ ये कोई फास्ट फूड नहीं, ये एक्जैक्ट हेल्दी न्यूट्रिशन है आपके लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपके परफॉर्मेंस इन द बोर्ड्स, आपके परफॉर्मेंस इन द एग्ज़ाम, आपकी परफॉर्मेंस इन द बड़ा बुजुर्ग, इन फ्रंट ऑफ बड़ा बुजुर्ग, है ना जी। मूविंग ऑन। तो इस तरीके से जो बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं हमारे यहाँ, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गन्स हैं, वो स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। आगे जब आप बढ़ोगे तो ये जो फूड वगैरह अपन लिए हैं, ऑक्सीजन वगैरह लिए हैं, जिसको अपन लाइफ गैस बोलते हैं, उसका आप देखोगे कि एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू तक पहुंचाने की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर आप सोचो कि आप नाक वगैरह से ले रहे हो, फूड ऑक्सीजन ले रहे हो एक जगह से, एक बॉडी के एक पार्ट से, माउथ वगैरह से, ठीक है, तो सोचो यार पैर के सेल तक कैसे पहुंचेगा वो आप समझो कि हेयर के सेल तक कैसे पहुंचेगा, ब्रेन के सेल्स तक कैसे पहुंचेगा। तो पहुंचाने का काम कौन करता है? उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन का काम। ट्रांसपोर्टेशन का काम के लिए आपको एक सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट है, उस सिस्टम ऑफ ऑर्गन को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो अब तक कितने लाइफ प्रोसेस आपने पढ़ चुके हैं? एक हो गया न्यूट्रिशन, जो खाना का इंटेक को देखता है ताकि हम लोग एनर्जी कन्वर्ट कर सकें। दूसरा हो गया एनर्जी कन्वर्जन फूड से, उसको रिस्पिरेशन बोलते हैं। अब जो ये फूड अलग अलग जगह पे रिक्वायर्ड है एनर्जी कन्वर्जन के लिए, जिसको अपन सेलुलर लेवल पे होता है ना, सेल के लेवल पे होता है, उसको बोलते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। एंड समझ लो ये सब चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करेगी। ट्रांसपोर्टेशन, ये 3 लाइफ प्रोसेस अब तक आप पढ़ चुके हो, इसको सर्कुलेशन भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है वही सिस्टम को अपन बोलते हैं सर्कुलेशन सिस्टम। अब देखो प्लांट्स वगैरह में जो सर्कुलेशन सिस्टम है उसमें आप 2 स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में पढ़ोगे। वस्कुलर मतलब ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व, ठीक है। एक होता है जाइलम, चूँकि चीज़ें कनेक्टेड है तो मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे तो आप वो सब वर्ड वापस से आएगा ही। जाइलम और एक फ्लोएम। देखो जाइलम जल, वो जल को ट्रांसपोर्ट करेगा, जल मतलब वाटर, ऐसे बना लो कुछ कहानी। और फ्लोएम मतलब फल, फल मतलब फूड, या फिर फ्लोएम फूड। फ्लोएम जो है ना बब्बा, वो फूड को ट्रांसफ़र करेगा, और ये मैं बता रहा हूँ प्लांट के बारे में, ठीक है। फूड को ट्रांसफ़र करेगा, फूड है जी, फूड को ट्रांसफ़र करेगा। जब फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा और ये सब चीज़ें हो रही होंगी तो बताओ भैया एनिमल में क्या होगा? अरे बाबा एनिमल में वो चीज़ें होती हैं ब्लड हम लोग का अपना समझ लो कि ये थी वेसल है, सर्कुलेशन वेसल है ना। तो आप समझ लो अभी हमारे पास 43 मिनट्स हो गए, बट अपन अभी और कर सकते हैं। चलिए 1 घंटे का रखेंगे, ये दूसरा पेज है। चलिए थोड़ा स्पीड करें, चलिए ठीक है। तो जब देखते हो कि केमिकल रिएक्शन जो है वो कार्बन सोर्स का यूज़ कर रहा है ब्रो, तो कार्बन सोर्स का यूज़ करेगा तो उससे जो ना ऑक्सीजन वगैरह का कार्बन सोर्स लिया, ऑक्सीजन लिया, अच्छा, और एनर्जी जनरेशन का हेल्प लिया, ठीक है। उससे बाई प्रोडक्ट्स भी बनेंगे बहुत सारे, ठीक है।
और अब सोचो जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनका क्या काम है, सेल में तो कोई काम है नहीं, तो जितने भी जिनका कुछ काम है नहीं उसको अपन वेस्ट बोलते हैं। और वेस्ट का क्या कर रहे हो, बॉडी को रखोगे वेस्ट को, तो पूरा बॉडी आपका वेस्ट नहीं हो जाएगा। तो उस वेस्ट को आपको हमेशा रेगुलर लेवल पे हर दिन हर मोमेंट आप क्या करते हो, उसको बाहर निकालते रहते हो। बोले भैया नहीं, वेस्ट तो हम सुबह सुबह सिर्फ निकालते हैं। ऐसा नहीं है बबुआ, वेस्ट सिर्फ आप सुबह सुबह नहीं निकालते, आप जब से ज़िंदा हो हर मोमेंट आप वेस्ट को निकाल रहे हो। अब बोलोगे भैया दिखता तो नहीं है, ऑब्वियसली यार वो हर एक चीज़ आपको दिखेगा थोड़ी, ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हैं, नेकेड आई को विजिबल नहीं होती। अच्छा चलो मैं आपको दिखा देता हूँ जो आप मोमेंट में, अरे भाई आप देखो गर्मी वगैरह है, स्वेट कर रहे हो, ये जो स्वेटिंग है आपके वो क्या है, वेस्ट ही तो है ना। बाकी तो विजिबल फॉर्म आप जान ही रहे हो कि सुबह सुबह का नित्य क्रिया का काम है ना जी, अब उसका मैं क्या ही नाम लूँ, ठीक है। अच्छा अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो और आपको जिम्नास्टिक नहीं लगता है बायोलॉजी पढ़ना, भैया देखिए बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको जिम्नास्टिक लगना नहीं चाहिए। जब सुबह सुबह नित्य क्रिया में आप कर रहे हो तो आप मेरे को बताओ, आप 2 नंबर जब कर रहे होते हैं तो अपने आप 1 नंबर क्यों निकल जाता है, बताइए। अगर आप 2 नंबर कर रहे होते हैं तो अपने आप 1 नंबर क्यों निकल जाता है, ठीक है। अभी जानते हो भैया क्या मैं कि 2 नंबर और 1 नंबर किसका बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, बायोलॉजी की स्टूडेंट हो ना भाई, अब एक बात बताओ, वाई ये जो गैसेस निकलते हैं हम लोग जिसको फुस्की बोलते हैं हम लोग, है ना, तो वो क्यों छोड़े जाते हैं। क्या अगर वो कोई नहीं छोड़ रहा है तो क्या उसका लाइफ पॉसिबल है, क्या वो बिना इसको छोड़े हुए एक हेल्दी लाइफ जी सकता है, मेरे को बताओ ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। जिम्नास्टिक नहीं हो रहा, बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। चलिए खैर, मैंने ये सवाल जब पूछा था अपने स्कूल में तो मैं हैप्पी डांट सुना था, ये सब क्या बेहुदा सवाल है। लेकिन जब मैं 11 क्लास में केवी गया तो वहाँ के मैम बड़ी सपोर्टिव थे। वहाँ के मैम ने मुझे बताया कि अच्छा ये सब चीज़ें कैसे होती हैं और क्यों होती हैं, आपको भी जानना है तो भैया पहले थोड़ा मेहनत खुद कर लो, फिर मैं आपको बता दूँगा कि ऐसा होता क्यों है। चलिए, तो जब देखोगे आप आगे कि भैया केमिकल रिएक्शन ये सब सोर्स कर रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट निकला, तो उस प्रोसेस को आपको वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना पड़ेगा। उस प्रोसेस को, बॉडी वेस्ट को बाहर निकालने को बोलते हैं अपन एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये सब बेसिक रूल्स हम लोग 4 अब पढ़ चुके हैं जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फॉलो होते हैं। एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होगा एक्सक्रीशन के लिए और एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो वेस्ट को एक्सक्रीटरी सिस्टम तक ट्रांसपोर्ट करके ले जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें जो होती हैं आपस में कोऑर्डिनेट करके चलती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, सिर्फ एक न्यूट्रिशनल सिस्टम होगा और वो बनता बोलेगा नहीं भाई मैं तो अपने में कैपेबल हूँ, ऐसा नहीं होता। आगे बढ़ें, आगे ऐसा है कि देखो डिफ्यूज़न क्यों इनसफिशिएंट है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वगैरह के लिए मल्टीसेलुलर, तो मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसको आप थोड़ा लंबा करके लिखना, मिल जाएगा, आपको लैंग्वेज लिखने आना चाहिए, वो मैं सिखा दूंगा किसी अन्य वीडियो में। तो डायरेक्ट कांटेक्ट तो होता नहीं इन्वायरमेंट के साथ, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन जैसे सिंपल प्रोसेस एप्लीकेबल नहीं होंगे। आगे बढ़े, व्हाट क्राइटेरिया डू वी, अच्छा डिफ्यूजन होता क्या है, डिफ्यूजन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन क्या होता है भैया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। याद रखना ये बात, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो कौन से मेथड से होता है, वो डिफ्यूजन से होता है, फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। समझ में आ गया। अगर आपके लिप्स में मान लीजिए स्टोमाटा है, छोटे छोटे जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसको स्टोमाटा बोलते हैं, अगर वो कम है मतलब कि उसमें अगर ऑक्सीजन कम है तो उधर लोअर कंसनट्रेशन बन गया, और इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का हायर कंसनट्रेशन है तो इन्वायरमेंट से जो ऑक्सीजन है वो लिप्स के अंदर आ जाएगा, स्टोमाटा के अंदर आ जाएगा, और उस ऑक्सीजन का यूज़ करके अपन क्या करेंगे जानते हो आप, सांस तो रिस्पायर करोगे। गलत बोल दिया ना आप, रिस्पायर ही करोगे। आपने बोला अगर फोटोसिंथेसिस करेंगे, गलत बात। प्लांट्स 2 प्रोसेस साथ में करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं जब उनके पास सनलाइट प्रेजेंट होता है, और इन द बैकग्राउंड वो अति भी कर रहे होते हैं, क्या रिस्पिरेशन भी कर रहे होते हैं। जब फोटोसिंथेसिस में वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, बट रिस्पिरेशन में उल्टा काम करते हैं, जस्ट लाइक अस, वो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 देते हैं। समझ में आया आपको, ठीक है। और रात में सिर्फ वो रिस्पिरेशन प्रोसेस कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होते, क्योंकि भैया फोटोसिंथेसिस वर्ड में फोटो है मतलब लाइट, सनलाइट, और रात में कहाँ आपको सनलाइट मिलेगा, और इसी वजह से वो नहीं कर पाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या सनलाइट का ज़रूरत है उस फोटो के लिए कि कोई भी लाइट चलेगा? क्या आप बल्ब की लाइट में फोटोसिंथेसिस करवा सकते हो? ये बात मेरे को बताओ, ठीक है। ये से क्वेश्चंस आपके दिमाग को हिट करने चाहिए। अब बोलोगे भैया कैसे पता करें, अरे भैया भाभी गूगल यूट्यूब पता करो यार, सीखो, थोड़ा सा रिसर्च करना सीखो। आगे बढ़े, ऐसे कौन सी क्राइटेरिया है जो चीज़ों को अलाइव रखती है,
भैया ये सब क्वेश्चन का जवाब दे दिया करो, मैं दे रहा हूँ। बताया था ना, जो आपको 10 क्लास की चीज़ें हैं वो है मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स ऑफ द, जो प्रोसेस होती है मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स केमिकल रिएक्शन में जो चल रहे होते हैं हमारे बॉडी के विद इन, वो क्राइटेरिया है। बाकी बच्चा वाला मत लिख देना। व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल जो चाहिए, फूड हो गया, वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये सब हो गया। व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। तो अभी मैंने बताया ना आपको 4-5 प्रोसेस। पहला तो न्यूट्रिशन था, खाना ले लिया, खाना को एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, रिस्पिरेशन। अच्छा, खाना को अलग अलग जगह पे आपको पहुंचाना है, वेस्ट को अलग अलग जगह पे पहुंचाना है, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन। अब जो वेस्ट बन गया उसको बाहर निकालना है तो एक्सक्रीशन। ये 4-5 आपको सिखाई गई और ये 4-5 को हम लोग को डिटेल में अभी फिलहाल है। क्योंकि रिप्रोडक्शन बोलोगे भैया, रिप्रोडक्शन भी तो इंपॉर्टेंट है, वो भी तो लाइफ प्रोसेस है, घंटा वो लाइफ प्रोसेस है। सॉरी ऐसा तो भाई बोलने का थोड़ा सा मेरा ये थी बन गया है। लाइफ प्रोसेस वो होते हैं जो डेली बेसिस पे आपके लाइफ को सस्टेन करेंगे, इंडिविजुअल लाइफ को सस्टेन करेंगे। मैं स्पीसीज़ का लाइफ नहीं बोल रहा हूँ। अब बोलेंगे स्पीसीज़ क्या होता है, मेरे को तो पता ही नहीं। इंडिविजुअल मैं बताता हूँ पहले। इंडिविजुअल मतलब अपन लोग का लाइफ में अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो, सोचो, क्योंकि हम लोग एग्जिस्ट नहीं कर सकते इस अर्थ पे, एग्जिस्ट कर सकते हैं हाँ। वो लोग बात है कि हम लोग का स्पीसीज़, ये मेरा जो जनरेशन है वो यहीं रुक जाएगा, क्योंकि मैंने तो रिप्रोडक्शन करा नहीं और मेरा भाई भी अगर रिप्रोडक्शन नहीं करता तो मेरा ये जनरेशन तो यहीं रुक गया। समझ में बात, मेरी फैमिली तो आगे बढ़ी नहीं। तो मेरी ह्यूमन स्पीसीज़ के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, बट मेरे इंडिविजुअल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। तो जो इंडिविजुअल लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो प्रोसेस होते हैं उसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। इसीलिए अपन याद रखें कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के प्रोसेसेस वगैरह को हम लोग यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, लाइफ प्रोसेस में नहीं पढ़ रहे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट जो अपना मेथड है वो न्यूट्रिशन है, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिशन स्टार्ट करने वाला हूँ तो ध्यान से सुनना भैया कि आप एक चल रहे हो या फिर बाइसिकल चला रहे हो तो उसमें आप क्या एनर्जी यूज़ करते हो। हाँ भैया, एनर्जी यूज़ तो करते हैं, हम लोग थकते हैं, एनर्जी यूज़ होता है। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि हमेशा आप जब एक्टिविटी करोगे तभी एनर्जी का यूज़ होता है। नहीं, जो मैंने सिखा दिया है कि आप जब सोए हुए हो, आप कुछ नहीं भी करो, फिर भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। और उस एनर्जी का रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए आप बाहर से मटेरियल मंगवाते हो। और बाहर से मटेरियल किस फॉर्म में मंगवाते हो, ताकि किस फॉर्म में मंगवाते हो, प्रोटीन हो गया, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गए, विटामिन हो गए, एंड दुनिया भर के न्यूट्रिएंट्स हो गए। क्यों भैया? ताकि आप ग्रो कर सको, ताकि आप डेवलप कर सको, ताकि आप सिंथेसाइज कर सको कुछ नई चीज़ें, कुछ नई प्रोटीन, कुछ नए सब्सटेंसेस, उन चीज़ों से। बुझाया बात? तो ये सब सारी चीज़ें जो एनर्जी का सोर्स है उसका मटेरियल को अपन बोलते हैं खाना, फूड। जो अपन फूड लेते हैं ना उसको अपन बोलेंगे कि इसी से हम लोग अपना सोर्स, एनर्जी सोर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें तो सोचिए कि जो लिविंग थिंग है वो अपना खाना कैसे मिलता होगा उनको खाना। तो हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, आप इस बात पे गौर करो। तो जो जनरल रिक्वायरमेंट होता है एनर्जी का, मटेरियल का, वो सब में कॉमन है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट तो सब में है भैया। लेकिन जो तरीके हैं कि जिस तरह से खाना वो लोग खाते हैं, जिस तरह से उन लोग खाना लेते हैं, जिस सोर्स से वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग सिंपल फूड मटेरियल का यूज़ करते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्सेज का यूज़ करके। अब मैंने बताया आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास कितने टोटल बंदे हैं, 118 बंदे हैं। ठीक है, 118 बंदे मतलब 118 एलिमेंट्स हैं, मेटल, नॉन मेटल्स, मेटेलोइड्स, है ना जी। 78 22 याद है, 78 मेटल्स, 22 नॉन मेटल्स, और बाकी सब जो बच गए वो मेटेलोइड्स। तो ये सब जो चीज़ें हैं उसमें कार्बन को छोड़ के जो बच गया है बाकी केमिस्ट्री, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। तो वो सब यूज़ करके, इनऑर्गेनिक सोर्सेज का यूज़ करके, जो सिंपल कुछ लोग क्या कर लेते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से फूड एक्सट्रैक्ट करते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। अब वो जो बंदा है उसको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, या फिर कुछ ग्रीन प्लांट्स या फिर सम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे वगैरह टाइप ऑफ, ब्लू ग्रीन एल्गे और यूग्लिना, ये सब बैक्टीरिया होते हैं। वो सब क्या करेगा, वो सब एक्सट्रैक्ट करेगा, है ना, इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ। वो क्या करेगा, इनऑर्गेनिक सोर्सेज, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके या फिर वाटर H2O का यूज़ करके वो अपना फूड सोर्स बनाएगा। और उसी फूड सोर्स का यूज़ करके अपन क्या करेंगे भैया, खाना खाएंगे। तो जो वो खुद बना रहा है उसको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, और जो हम लोग उसका यूज़ करके खाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉफ्स बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। तो जो बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है सिंपलर वंस में, क्योंकि बॉडी उस तरीके से उस फॉर्म में उसको एनर्जी के फॉर्म में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। ब्रेक करोगे फिर वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्जन मिल जाएगा।
समझ में आया? तो इसी प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन बोलेंगे, डाइजेशन वगैरह पढ़ना स्टार्ट करेंगे ह्यूमन का। तो उस समय हेल्प को जो करता है वो है बायो कैटलिस्ट, ठीक है। बायो कैटलिस्ट एक एंजाइम है, मैंने बता दिया कैटलिस्ट का एग्जांपल, प्रमोटर बताया था मैंने। मैं आपके लिए क्या हूँ? कैटलिस्ट हूँ। मेरे लिए कैटलिस्ट के तौर पे आप प्रमोटर के तौर पे क्या कर सकते हो? लाइक कर सकते हो। वो सब चीज़ें मैंने आपको बता चुकी हैं, ठीक है। अच्छा भैया बोलोगे एक एग्जाम्पल दो, तो याद है फर्मेंटेशन प्रोसेस बताया था, जो ईस्ट करता है, ईस्ट जाइमेज वगैरह एंजाइम का यूज़ करके वो सब फर्मेंटेशन प्रोसेस वगैरह हेल्प करता है। मैंने एक एंजाइम लिया जाइमेज। अच्छा ध्यान से सुनना, तो ये जाइमेज थोड़ा मेरे को कंफर्मेशन देना कि मैं यहाँ पे ये वर्ड सही ले रहा हूँ कि क्या जाइमेज एंजाइम ही होता है ना, ठीक है। देखिए जब आप चीज़ों को याद करते हो तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ मर्ज करती हैं। तो गलती करना इज़ नॉट द गलती, गलती को सुधारना नहीं, सुधारना इज़ द गलती। हमारे बड़े बुजुर्ग मास्टर में यही प्रॉब्लम था, वो लोग गलती एक्सेप्ट नहीं करते थे क्योंकि उनको लगता था कि भाई अगर मेरे से कैसे गलती हो सकती है। उनकी ईगो इतनी बढ़ चुकी है। समझ में आ गया भाई? सॉरी भाई ये बैकग्राउंड आवाज़ के लिए। आगे बढ़ूँ तो मैंने आपको बताया कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज़ करके, इनऑर्गेनिक सोर्सेज का यूज़ करके, और एक होते हैं हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना दूसरे बंदे से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑब्वियसली ग्रीन प्लांट्स और उससे बैक्टीरिया वगैरह से एक्सट्रैक्ट करके अगर हम लोग खाना खा ले रहे हैं दैट मीन्स कि वी आर हेटरोट्रॉप्स। हम लोग ऑब्वियसली हेटरोट्रॉप्स हैं, हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, हम लोग उसको सिर्फ पकाते हैं, बनाते नहीं। समझ में आया? तो है हमारे पास समय। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। जो कार्बन और एनर्जी का रिक्वायरमेंट्स होता है दोस्तों ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से इस्टेब्लिश होता है। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि आप ना चीज़ों को ब्रेक करो। एक वर्ड है फोटो और दूसरा वर्ड है ब्रो क्या है? सिंथेसिस, ठीक है। अरे भैया जल्दी जल्दी लिखा जा, जल्दी जल्दी लिखा जा, थोड़ा आप राइटिंग इग्नोर करेंगे। फ़ोटो मतलब होता है, फोटोन याद है, वो डिनोट करता है सनलाइट को। यानी भैया एक चीज़ तो तय हो गया, सनलाइट का यूज़ करके सिंथेसिस कर रहे हैं। सिंथेसिस का मतलब होता है मेक, यानी आप खाना बना रहे हो लाइट का यूज़ करके, तो उसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस, आप नहीं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड। याद है? तो तीन चीज़ें आउटसाइड से हम लोग ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। क्या इतना काफ़ी है फोटोसिंथेसिस के लिए? नहीं। और उसको स्टोर करके बनाते हैं खाना, एनर्जी के रूप में बना स्टोर कर लेते हैं। उसको बोलते हैं अपन क्या 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 क्लोरोफिल, सॉरी, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए, वाटर लीजिए, उसको कन्वर्ट कर दीजिए किस में? कार्बोहाइड्रेट में। ये अपने आप तो होगा नहीं सनलाइट के प्रेजेंस में, इसलिए तो फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। इसलिए तो रात में नहीं होगा क्योंकि रात में तो सनलाइट है नहीं, तो रात में सिर्फ एक प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन। और इसीलिए बड़ा बुजुर्ग का सवाल होता है कि रात में हम लोगों को पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि भैया उसमें सिर्फ रेस्पिरेशन हो रहा है, आप भी रेस्पिरेशन कर रहे हो, प्लांट भी रेस्पिरेशन कर रहा है, वहाँ पे CO2 का लेवल बहुत बढ़ जाएगा और ज़्यादा CO2 आपकी सेहत के लिए बिल्कुल 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 बुरा है, ठीक है। थोड़ा CO2 आप टॉलरेट कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। आगे बढ़ें तो भैया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एक एक्स्ट्रा हीरो आ गया क्लोरोफिल। याद है? क्लोरोफिल के मैंने दो सेगमेंट बताए थे। क्लोरोफिल के एक काम तो ये है कि वो फोटोसिंथेसिस करवाता है और दूसरा काम जो लीव्स को है ना वो कलर प्रोवाइड करता है। तो कभी भी अगर आपको एक वर्ड आ जाए, ध्यान रखना, डीकलराइजेशन ऑफ लीव्स। कौन सा वर्ड? डीकलराइजेशन, डीकलराइजेशन। डी वर्ड का मतलब हमेशा याद रखना रिमूवल, रिमूवल, रिमूवल। कलराइजेशन मतलब कलर, कलर को रिमूव करने के लिए। अगर आप लीव्स को के कलर को रिमूव करना चाहते हो तो आप बताओ क्या यूज़ करोगे? कैसे आप कलर के लीव्स को रिमूव कर सकते हो? सॉरी, लीव्स के कलर को रिमूव कर सकते हो। बेसिकली उसका क्लोरोफिल को हटा देना है। मैंने और हिंट दे दिया। अब बताओ है किसी में हिम्मत? है तुम्हारे में हिम्मत? ईशान ब्रो है हिम्मत? मैंने ईशान का नाम क्यों लिया? यू गेट टू नो। चलिए खैर 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 खैर। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो यूटिलाइजेशन होता है दोस्तों, वो एनर्जी के प्रोविज़न में यूज़ होता है प्लांट वगैरह में, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो इमिडिएटली फॉर्म में हम लोग यूज़ तो नहीं करते, तो उसको स्टोर कर लेते हैं स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। स्टार्च का फॉर्मूला बताओ? चलिए बताते हैं, C6H10O5। और इसके कितने टाइम्स मॉलिक्यूल्स भैया? N टाइम्स मॉलिक्यूल्स हैं जी। ये कुछ स्टार्च के फॉर्मूला होते हैं। बुझाया?
बुझाया नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, सब आएगा, सब आएगा। या तो इसी सेक्शन में आएगा, इसी क्लास में आएगा, या तो फिर आगे वाले आने वाले क्लासेस में आएंगे। ये जो मैंने स्टार्ट का फॉर्मूला बताया वो पढ़ोगे आप 12th क्लास का, बायोमॉलिक्यूल्स बताया था ना मैंने, उसमें पढ़ोगे। अच्छा बताओ बायोमॉलिक्यूल्स किस में आएगा, बायोफिजिक्स, बायोमैथ्स या बायोकेमिस्ट्री? बायोमैथ टाइप का कुछ नहीं होता, आप ले सकते हो, वो अलग बात है, बायोमैथ। चलिए खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग स्टोरेज के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं वो इंटरनल एनर्जी रिजर्व की तरह काम करती है, इंटरनल एनर्जी रिजर्व की तरह काम करती है, याद रखना। और जब भी प्लांट को रिक्वायरमेंट होता है वहाँ से वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करती है। तो भैया ये तो प्लांट का बता रहे हो, क्या एनिमल में कुछ ऐसा नहीं? हाँ, एनिमल में भी इसके इक्विवेलेंट है, उसको अपन ग्लाइकोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन। ये भी हमारे में स्टोर रहती है, शायद लीवर वगैरह में स्टोर रहती है ना, ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं। जब भी हम लोग को एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वो हम लोग को प्रोवाइड करते हैं इंटरनल एनर्जी में। और वो कन्वर्जन कैसे होता है? अच्छा एक और चीज़ मैं सिखाता हूँ, वो कन्वर्जन कैसे होता है तो मैं आगे सिखाऊंगा, अभी मैं सिखा रहा हूँ। ये जो वर्ड ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला दोस्तों? ग्लाइकोजेन। अभी वर्ड ध्यान से सुनो, ग्लाइकोजेन वर्ड में आप समझो, ग्लाई वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है ग्लूकोज। क्या मतलब हुआ उसका? ग्लूकोज। और जेन का मतलब होता है जनरेशन, कि आप ग्लूकोज का जनरेशन कर रहे हो, यानी ग्लाइकोजेन इंटरनल एनर्जी, ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ग्लूकोज को जनरेट करेगी, है जी। अच्छा ग्लाइकोलाइसिस अगर कोई बोले तो लाइसिस याद है सिखाए थे, लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, और फोटो मतलब क्या सिखाया था? लाइट, सॉरी ग्लाई मतलब क्या सिखाया था? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन उसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। अच्छा एक बात बताओ, CO2 से जो हम लोग ब्रेक करके कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, CO2 से हम लोग क्या बना दिए भैया? कार्बोहाइड्रेट, यानी जिसको शॉर्ट में कार्ब बोलते हैं, वो किसका यूज़ किया गया था? सनलाइट का ब्रेक की, उसको हम लोग फोटोलाइटिक रिएक्शन बोलेंगे। कैसा रिएक्शन बोलेंगे? बोलो 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 बोलो, फोटोलाइटिक रिएक्शन। अरे भैया आप हो जाते हो कंफ्यूज, तो मैं सिखा रहा हूँ। अब फिर से आप केमिस्ट्री में चले गए। हाँ भैया ये तो मेरा नेचर है, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ और ऐसे ही आपको अच्छा भी लगेगा। फोटोलाइटिक रिएक्शन, फोटो मतलब सनलाइट का यूज़ करके, लाइटिक मतलब तोड़ रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, इसलिए फोटोलाइटिक रिएक्शन। अच्छा भैया एक बात बताओ, हम तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन भी सीखे थे, उसको सिखाओ ना, उसको थोड़ा सिखाओ ना। अच्छा सिखाते हैं, टेंशन नहीं लेना है लाइफ में। एक वर्ड है क्या भैया? इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। सारे वर्ड्स पे फोकस करना, मक्खन लगेगा आपको। वो रिएक्शंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम लोग चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन बोलते हैं। हमारा फ्यूचर फ्यूल क्या है? हमारा फ्यूचर फ्यूल है, हमारा भैया फ्यूचर फ्यूल है हाइड्रोजन। अब फ्यूचर फ्यूल हाइड्रोजन जो है उसको हम लोग को अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे? सोचो भैया, कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे? हम लोग वाटर से एक्सट्रैक्ट करेंगे। वाटर को याद है, अभी हम लोग वाटर में क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करा सकते हैं। आप कुछ मत करो, यहाँ डाल दो आप इलेक्ट्रिसिटी, तो भैया दो गैस निकलेंगे, एक हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस। अगर आप क्लास 10 की केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़े हो तो बताओ कैथोड पे कौन सा गैस निकलेगा और एनोड पे कौन सा गैस निकलेगा। इस तरह से डिटेल में पढ़ाई की जाती है, इस तरह से डिटेल में रिवाइज किया जाता है। आप पढ़ रहे हो बायोलॉजी, रिवाइज कर रहे हो केमिस्ट्री, पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, रिवाइज कर रहे हो बायोलॉजी, पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, रिवाइज कर रहे हो फिजिक्स, पढ़ रहे हो फिजिक्स, रिवाइज कर रहे हो मैथ। इस तरीके से आप इतना कड़ा मतलब अच्छे बन जाओगे ना, मैं बता नहीं सकता भाई। तो मेरे साथ रुक भाई, तो मेरे साथ रुक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यही रिएक्शन है और हम लोग इस एक्टिविटी तक आज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ताकि 4 पेज का हम लोग का कोटा कंप्लीट हो जाए भाई। तो हमारे पास देखिए 6CO2, 12 H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट, C6H12, O6 ग्लूकोज, 6O2, 6H2O। इधर साइड वाला जो है, इधर साइड वाला, इसको अपन बोलेंगे रिएक्टेंट, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो गया। आप डिटेल में पढ़ोगे ब्लैक रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आप डिटेल में क्लास 11-12 के बायोलॉजी में पढ़ोगे। अभी मैं उधर जा नहीं रहा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हमारे पास रॉ मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड थे याद रखना। रॉ मटेरियल हमारे पास रिक्वायर्ड थे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट। ये सब के कई होने के प्रेजेंस में ही ग्लूकोज बन जाएगा और ऑक्सीजन गैस मिलेगा। इसीलिए आप डिफॉरेस्टेशन मत करो, अफॉरेस्टेशन करो, पेड़ लगाओ, ताकि हम लोग को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के मेथड से क्या मिल सके भैया? हम लोग को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मेथड से ऑक्सीजन गैस मिल सके, जो हम लोग का लाइफ गैस है, और पानी भी मिलता है। अच्छा मैंने बताया था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज में स्टोमाटा इन्वॉल्व है डिफ्यूजन प्रोसेस से। एक होता है ट्रांसपिरेशन। क्या होता है ट्रांसपिरेशन? मैं बता दूँ, लिख दूँ स्पेलिंग। एक होता है ट्रांसपिरेशन। अब सोचो ट्रांसपिरेशन क्या होता है भैया? ट्रांसपिरेशन होता है
रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। क्या होता है रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर? किससे होगा? स्टोमाटा से होगा। तो मैंने स्टोमाटा के दो मेथड बता दिए, एक हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस और एक होता है रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस प्रोसेस होता है? बताओ बताओ बताओ। डिफ्यूजन से। और अच्छा और बताओ। अच्छा एक बात बताओ, अभी तो मैंने बोला कि मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन नहीं अप्लाई होगा और अभी आप बोल रहे हो कि डिफ्यूजन हो जाएगा, ऐसे कैसे? ये तो कॉन्ट्रास्टिंग हो गया ना। अरे भैया याद करा दूं मैं, जहाँ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है इन्वायरमेंट के साथ वहाँ डिफ्यूजन एप्लीकेबल होती है। क्या आपका लिप्स इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है? क्या हवा के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है? हवा ही तो इन्वायरमेंट है उसके लिए। तो समझ में आया बात, इसलिए और डिफ्यूजन एप्लीकेबल है। आप क्या अंदर का चीज़ स्टोमाटा को करा सकते हो डिफ्यूजन प्रोसेस? घंटा वो कहाँ कॉन्टैक्ट में है? तो डिफ्यूजन कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा वो डिफाइन कौन करता है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है कि नहीं। तो स्टोमाटा के दो फंक्शन हो गए। अब बोलेंगे स्टोमाटा क्या है वो सीखेंगे भाई, अभी जस्ट आगे आ रहा है। एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिफ्यूजन और एक ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन होगा वही ऑस्मोसिस, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाटर रिमूव होगी। तो हम लोग देखते हैं कि चीज़ें कैसे होती हैं फोटोसिंथेसिस में। पहला जो स्टेप है, दो आपका एनसीटी मेंशन करा है, वो है आप लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करोगे क्लोरोफिल, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल। और क्या करोगे, उसको यूज़ करोगे, कन्वर्ट कर दोगे लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। याद है एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो लाइट किस में ट्रांसफॉर्म हो गया भैया? केमिकल में। तो भैया इधर रख देता हूँ, केमिकल एनर्जी में ट्रांसपोर्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया। इसका यूज़ होगा वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अच्छा देखिए ये ब्रेकेज याद है, फोटोलाइटिक ब्रेकेज होगा। कैसा ब्रेकेज होगा? फोटोलाइटिक ब्रेकेज। अच्छा याद करो, जब एक सिंपल सब्सटेंस टूट जाता है, जैसे एक सिंपल सब्सटेंस है ना भैया, कौन है वो सिंपल सब्सटेंस? H2O। वो टूट गया, किस में टूट गया? H2 और O2। इस तरह के रिएक्शन को कैसा रिएक्शन बोलते हैं? बोलो। डिस्प्लेसमेंट। मैं पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहा हूँ। कि रिडॉक्स, कि डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन। ऑब्वियसली डिकम्पोजिशन बोलोगे क्योंकि एक सब्सटेंस डिकम्पोज हो गया है दो सब्सटेंस में, तो इसको बोलते हैं दो सिमिलर सब्सटेंस में, तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन बहुत बेहतरीन टाइप के होते थे, फोटोलाइटिक होते थे, इलेक्ट्रोलाइटिक होते थे, थर्मोलाइटिक होते थे, दुनिया भर की चीज़ हो सकता है। हीट का यूज़ करोगे थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करोगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और अगर लाइट का यूज़ करोगे तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इस केस में हम लोग लाइट का यूज़ कर रहे हैं। अच्छा देखो याद रखो, केमिस्ट्री में जब एरो के साइन पे HNu लिखा हो तो वो डिनोट करता है एनर्जी। हम लोग नॉर्मली सनलाइट के फॉर्म में ले रहे हैं, या फिर सनलाइट भी लिखा होगा, ठीक है, नॉर्मली बोला मैंने, याद रखा, एक्सेप्शंस हो सकते हैं। तो इसको हम लोग कौन सा डिकम्पोजिशन बोलेंगे? इस केस में फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके भी हाइड्रोजन गैस निकाल सकते हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे बाबा इलेक्ट्रिसिटी फिर तो जनरेट कहाँ से करोगे? कोयला से यूज़ करोगे, तब तो फिर घूम फिर के लूप में चले गए ना। इसलिए हम लोग बेटर सोर्स तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, बेटर तरीका तलाशने की कोशिश कर रहे हैं हाइड्रोजन का। इसलिए देखिए आप बहुत सारा हाइड्रोजन सुनते होंगे, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ये सब सोर्सेज है कि इस तरह से एक्सट्रैक्ट करें। आगे बढ़े अपन। अब देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा, आप देखोगे कि कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्जन हो जाएगा और इसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। अब भैया रिडक्शन क्यों बोल रहे हैं आप बताओ मेरे को? अरे बस कहता था व्हाट इज रिडक्शन। रिडक्शन को तीन तरह की डेफिनेशन नहीं बोला था मैंने। रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और इलेक्ट्रॉन के टर्म में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स में CO2 के अलावा अब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन भी ऐड हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स, अरे यार समझा करो, कार्बोहाइड्रेट्स का पुराना डेफिनेशन पता है क्या है? इसको ऐसे बोला जाता था, पुराना डेफिनेशन बोल रहा हूँ मतलब अभी डेफिनेशन चेंज हो गया है, बट आप फिलहाल पुराना डेफिनेशन से काम चलाओ। उसको बोला था संधि विच्छेद में, यहाँ पे काम आ रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के जितने भी हाइड्रेट्स हैं, मतलब पानी है, कार्बन के साथ अगर पानी का मॉलिक्यूल कुछ अमाउंट में आ गया उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये पुराना डेफिनेशन है, इसके एक्सेप्शन निकल गए हैं, नया डेफिनेशन आ चुका है। नया डेफिनेशन बताओ भैया? अरे भैया यहाँ संधि विषय से रिलेटेड हो रहा था इसलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन दिया। हर एक इन्फॉर्मेशन के पीछे मैं जाऊँगा ना तो ज़िंदगी बीत जाएगी आपकी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। ऐसे चेंज करना इन्फॉर्मेशन को अच्छी बात है, बट कहाँ तक चेंज करना है ये आप जानो। आपको सिर्फ प्राइमरी इन्फॉर्मेशन चेंज करना है, सेकेंडरी और टर्सरी आप आगे बढ़ना, आगे हायर स्टडीज में बोरिंग ना लगे इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। मैं तो जानता हूँ, मैं तो बहुत तेज हूँ, ठीक। खैर दिस स्टेप्स, देखिए ये जो चीज़ें होती हैं ये एक के बाद ऐसे जरूरी नहीं कि एक के बाद आए, ठीक है।
आप देखोगे कि जो डिज़र्ट प्लांट्स होते हैं, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देखना इसको नोट कर लेना भाई। जो डिज़र्ट प्लांट्स होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड नेट को ले लेती है और उसको ना एक इंटरमीडिएट के फॉर्म में स्टोर कर लेती है, ताकि जब भी अब दिन के समय में क्लोरोफिल को सनलाइट मिले उसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान हो जाए। ये क्यों करती है ऐसा? क्योंकि भैया डिज़र्ट प्लांट बड़ी हार्श परिस्थितियों में रह रही हैं, तो उसको अपना थोड़ी मॉडिफिकेशन वगैरह करना पड़ेगा। अब देखिए बगल वाली पिक्चर में हम लोग कुछ कंपोनेंट देखेंगे कि जो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। ये लिप्स का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे देखिए ये जो बीच वाला पार्ट जा रहा है उसको मिडरिप बोलते हैं, और ये जो पार्ट है इसको लेमिना बोलेंगे, लिप ब्लेड बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बार बार नीचे आ जा रहा है तो उसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर पार्ट को अपन मैं दिखा दूं पहले आपको, ठीक है। चलिए इस पर्टिकुलर पार्ट को अपन वेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? वेन्स, जो हम लोग का नस नहीं होता उस टाइप का। अच्छा देखिए, एक फ्लोएम है, ये थे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन का वस्कुलर बंडल था, टिश्यूज था। फ्लोएम और जाइलम जल, फ्लोएम फल, जाइलम जल, फ्लोएम फल। याद रहेगा, फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर, है जी। वैक्सी क्यूटिकल है ये इसके आप इसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा वो क्या कह सके, वो अगर कोई हान वगैरह आता है तो पत्ता फिर भी स्ट्रिक्ट रहेगा। अपर एपिडर्मिस, ऊपर वाला एपिडर्मिस मैं समझा देता हूँ। एपी मतलब ऊपर, सबसे ऊपरी लेयर, और डर्मिस। अच्छा ये वर्ड मैं सिखा देता हूँ। ये वर्ड आपका अगर आएगा डर्म वर्ड मतलब होता है दोस्तों स्किन। क्या होता है? डर्म वर्ड का मतलब क्या होता है? स्किन होता है। डर्मेटोलॉजी वो डॉक्टर होते हैं जो स्किन के डॉक्टर होते हैं। अगर आपका कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया तो आप किसके पास जाओगे? डर्मेटोलॉजिस्ट। अच्छा बताओ, ऑप्थेमोलॉजिस्ट क्या होते हैं? अच्छा, और भी बहुत तरीके के आप समझ लो कि डॉक्टर होते हैं, ठीक है। तो आप वो सब सारे डॉक्टर्स के नाम वगैरह, वो जो आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ते हो ना, उसमें भी पढ़ा जाता है ये सब, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ोगे तो देखोगे कि इसमें दो इम्पोर्टेंट एक्चुअली, तो अगर ये समझ तो आ गया होगा ना आपको कि अपर एपिडर्मिस क्या होता है। बाहरी स्किन का लेयर को हम लोग बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, है जी। तो खैर ये चीज़ें हो गई ना। अब उसके अलावा देखो हमारे पास हाँ इधर मैं कर देता हूँ, हमारे पास 10 हो गया। चलिए इसको हम लोग एक्टिविटी तक करेंगे यार, एक्टिविटी तक करेंगे, करना चाहिए। तो देखो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है बेसिकली। क्लोरो तो समझ में आ गया, क्लोरोफिल के लिए सॉरी दोस्तों। प्लास्ट वर्ड प्लास्टिड से बना है। हमारे पास प्लास्टिड है, 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं। लिकोप्लास्ट हमारे तरफ मतलब प्लांट के लिए मैं बोल रहा हूँ, प्लास्ट, लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। रिलैक्स करना आएगा उस वर्ड, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन बता ही देता हूँ, और क्रोमोप्लास्ट अदर देन ग्रीन, और लिकोप्लास्ट कलरलेस होता है, रूट्स वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। देखिए क्लोरोप्लास्ट में एयर स्पीसीज अवेलेबल है। एयर स्पीसीज जो है वो यार इधर कबूतर है, नाइस, मेरे जस्ट बगल में कबूतर, बहुत सारे कबूतर आके बैठे हुए हैं। चलिए कोई नहीं, उन लोग को अपना खाना खाने देते हैं, हम लोग अपना ये रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। उसके अलावा देखिए गार्ड सेल्स हैं, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं गार्ड सेल्स। एयर स्पेसिस, सोचिए एयर स्पेसिस क्यों है उसमें, बताएंगे आप? हाँ चलिए पता करके रखिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँगा अगली बार, ठीक। इस बार क्यों नहीं दे रहा? अरे भाई सब कुछ मैं ही बता दूँ तो फिर आप क्या सोचोगे। गार्ड सेल्स का कहानी क्या है कि गार्ड सेल्स ओपन और अर्थ क्लोज होते हैं। या तो स्टोमाटा में बताया था वो 2 प्रोसेस, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न के माध्यम से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ये 2 फंक्शन है, प्रॉपर फंक्शन आएगा आपको लिखने के एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, 105% वाली, ठीक है। और दूसरा प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन, जिससे वाटर एक दूसरे से आप रिमूव कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह दे सकते हो, हैं जी। क्लियर है कि नहीं? होगा क्लियर, बढ़िया बात है। तो चलिए देखिए अब अपन आगे करें। तो एक नीचे एक्टिविटी दी गई जिससे पता चलेगा कि क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोफिल का रिक्वायरमेंट क्यों ज़रूरी होता है लाइफ में हम लोग का फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये एक्टिविटी फटाफट पढ़ लें। एक आपको क्या लेना है, वेरीगेटेड लिप्स लेना है। वेरीगेटेड लिप्स कुछ इस प्रकार से होता है। क्या होता है मैं बता दूँ। वेरीगेटेड लिप्स, चितकबरा आप देखोगे पत्ता, चितकबरा पत्ता मतलब कि एक ही पत्ते में अलग अलग कलर हो गए हैं, ठीक है। एक पत्ता कहीं सूख गया है, एक पत्ता थोड़ा थी हो गया है, ऐसा देखे हो कि नहीं देखे हो, ठीक है। एक थोड़ा येलो हो गया है, कुछ जगह ग्रीन है, कुछ जगह येलो है, ठीक है। अच्छा बताओ, जहाँ ग्रीन है और जहाँ येलो है कहाँ क्लोरोफिल है और कहाँ क्लोरोफिल नहीं है? अरे भाई इट्स इजी ना। तो अब ये भी बताओ, बता देता हूँ। जहाँ ग्रीन है वो क्लोरोफिल है और जहाँ ग्रीन नहीं है वहाँ क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल का कमी हो गया होगा वहाँ पे। इस तरह के लिप्स को जो चितकबरा लिप्स अलग अलग कलर के लिप्स होते हैं,
या फिर ऐसे कलर डिफ्रेंशिएशन आ जाता है, उसको वेरीगेटेड लीव्स बोलते हैं। आप ऐसे या तो मनी प्लांट ले लो या तो क्रोटॉन्स ले लो, है ना, और एक डार्क रूम पकड़ लो 3 दिन के लिए भैया, और उसमें रख दो। क्यों रख दे रहे हो? ताकि वो जो स्टोर्ड स्टार्च है वो सारा यूज हो जाए। अब स्टोव बचा नहीं, अब क्या करो कि सनलाइट में ले आओ प्लांट को 6 घंटा के लिए। अब एक पत्ता तोड़ लो, उससे जितने भी ग्रीन लीव्स हैं, ग्रीन एरिया, उसको आप क्या कर दो, मार्क कर दो पेपर पे, ऐसे मार्क कर दो, ठीक है, पूरा ऐसे रंग दो। अब क्या करो, पत्ता को ना बॉइलिंग वाटर में उबालो भैया, वाटर में उबाल दो, और उबालने के बाद उसको अल्कोहल में इमर्स कर दो। अब बोले भैया वाटर में क्यों उबाल रहे हैं, अल्कोहल में क्यों इमर्स, उसका बताओ थोड़ा, हम बताते हैं, आप पहले एक्टिविटी समझ लो। अच्छा, ये एक्टिविटी क्यों समझा रहे भैया? अरे वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट मतलब मैंने बता दिया आपको। कितनी परसेंट गारंटी? 105%। एक्स्ट्रा 5% पता है, खाना की कृपा होगी। आगे बढ़ें तो आप इस बीकर को क्या कर दो, वाटर बाथ। वाटर बाथ क्या होता है मैं बता देता हूँ। वाटर बाथ क्या होता है कि आप एक बीकर लो, अच्छा रुकिए मैं एक बीकर बनाता हूँ, ठीक है, आपके लिए। आप एक बीकर लो, बीकर को आप गैस पे चढ़ा दो और बीकर में आप पानी भर दो। ये पानी उबल रहा है, उसमें आप अपना एक और बीकर जिसमें आपका मटेरियल है, जिससे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसको डाल दो। इसको बोलते हैं वाटर बाथ। डायरेक्ट आप हीट नहीं करोगे, वाटर में जो आप डाल के रखते हो उसको बोलते हैं वाटर बाथ। नॉर्मली हॉट वाटर बाथ ही रहता है, यूज़ करते हैं हम लोग। और इसको आप क्या करो, अल्कोहल को हीट करो और उस समय तक हीट करते रहो जब तक वो उबलने लगे वाटर जो है ना, ठीक है। अब जो होगा बताओ कि व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ द लीफ। तो आप देखोगे कि जो लीफ का कलर है ना मुन्ना, वो उड़ गया, ख़त्म हो गया। इसको, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं, मैंने सिखा दिया था, डी कलराइजेशन, है जी। तो डी कलराइज हो गया आपका लीव्स, ठीक है। और बताइए सॉल्यूशन का क्या कलर हो जाएगा? अच्छा एक बात बताइए दोस्तों कि अगर अपना लीफ डीकलराइज हो गया है तो उसका कलर जाएगा कहाँ? वो सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो वो सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। यानी अपना क्लोरोफिल रहा कि ख़त्म हो गया? क्लोरोफिल नहीं रहा, क्लोरोफिल अपना लीफ से चला गया है सॉल्यूशन में। नाउ डिप द लीफ इन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। आप आयोडीन में इस सॉल्यूशन को डिप करो, आपको ये पता चलेगा, देखते हैं। उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन को रिंज कर दो, हटा दो, मतलब जो कपड़ा नहीं आप रगड़ते हैं उसको रिंज बोलते हैं ना, ठीक है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लिप एंड कंपेयर देम विद। अब आप ऑब्जर्व करो तो देखोगे कि हमारा जो कलर हो गया है लिप्स का वो ब्लू ब्लैक हो गया है। कैसा कलर हो गया मैं लिख देता हूँ आपको, ब्लू ब्लैक, ठीक है। तो क्या दिखा आपको? आपको क्या कंक्लूड कर सकते हो इस सब चीज़ से? कंक्लूज़न यही निकलेगा दोस्तों कि देखिए जहाँ हमने मार्क करा था सनलाइट के प्रेजेंस की वजह से वहाँ स्टार्च आ गया। अब आपने क्या किया, ग्रीन कलर को तो रखा नहीं, डीकलराइज कर दिया। अच्छा ग्रीन कलर डीकलराइज कैसे हो गया था लिप्स का, क्यों चला गया था, सॉल्यूशन ग्रीन क्यों बन गया? क्योंकि भैया सॉल्यूशन में अल्कोहल था। तो मैं आपको बता दूं वो कौन सी सब्सटेंस है जो लिप्स को डीकलराइज करने का कैपेसिटी रखती है, ये मैंने पूछा था आपसे। वो बंदा है अल्कोहल। अल्कोहल आप कोई भी लो, मिथेनॉल, इथेनॉल, वो जो भी लेना है लो, लेकिन आप दारू यूज़ करोगे, अल्कोहल यूज़ करोगे तो वो लिप्स को क्या कर देगी, डीकलराइज कर देगी। ये तो पहली बात। दूसरी बात, डीकलराइज करने से पहले फोटोसिंथेसिस तो हो चुका था 6 घंटे का, उसमें स्टार्च तो स्टोर हो चुकी थी। तो आयोडीन सॉल्यूशन के अगर आपको स्टार्च का टेस्ट करना है कि स्टार्च है कि नहीं, तो आप आयोडीन सॉल्यूशन के लिए अगर कोई बंदा ब्लू ब्लैक कलर देता है, कौन से सॉल्यूशन के साथ, आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, कौन सा कलर, ब्लू ब्लैक कलर इंपॉर्टेंट है भैया याद रखना। तो उसमें बोलेंगे आयोडीन है, सॉरी स्टार्च है, और अगर नहीं देता है ब्लू ब्लैक कलर तो स्टार्च नहीं है। ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि जहाँ आपने ग्रीन लिप्स, ग्रीन कलर का जो मार्क करा था वहाँ ब्लू ब्लैक हो जाएगा, और जहाँ ग्रीन कलर का मार्क नहीं करा था वहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं होगा, वहाँ ब्लू ब्लैक नहीं होगा। दिख रहा है आपको ये ब्लू, यानी यहाँ ग्रीन कलर्स थे तो यहाँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ। कहाँ? यहाँ। और कहाँ ग्रीन लिप्स थे? यहाँ थे, देखो यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस हुआ। अच्छा कहाँ नहीं हुआ भैया? यहाँ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ क्लोरोफिल नहीं था। ये जो ब्लू ब्लैक है वो इंडिकेट करता है कि वहाँ क्या है, वहाँ स्टार्च है। और स्टार्च कैसे स्टोर हुआ होगा? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यूज़ करके। वो कौन किया होगा? क्लोरोफिल। भैया लेकिन क्लोरोफिल तो है नहीं। अरे बाबा क्लोरोफिल तो बाद में डीकलराइज करा गया ना।
पहले जो था ना 6 घंटा जब सनलाइट में रखे थे, ये था इसका पूरा एक्टिविटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई दोस्तों, तो आज के लिए मैं चीज़ों को यहीं रखता हूँ, क्योंकि भाई अब हो गया है यहाँ पे कंप्लीट। देखिए 1 घंटा 18 मिनट का वीडियो हो गया है, बड़ी डिटेल में मैंने फुर्सत से आपको समझाया है। दोस्तों वंस अगेन रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप थोड़ा सा इसको सपोर्ट दें, चैनल को ग्रो करने में मदद करें। फ़िलहाल के लिए मैं बोलना पड़ रहा है क्योंकि चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। कैसे ग्रो करना है वो तो आपको पता ही है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, मेहनत लगती है। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है करो, बट ग्रो करो, है ना जी। खुद भी ग्रो करो, चैनल को भी ग्रो करने दो, मेरे को भी ग्रो कराओ, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन, बाय बाय, सी यू, सायोनारा, टेक केयर, गुड नाइट, राधे राधे। तो